चलिए, तो जो आज का जो टॉपिक है वो ट्राइब्स का है और ट्राइबल कल्चर का है ना। मतलब हम जनजातियों के बारे में भी बात करेंगे, जनजातीय संस्कृति के बारे में बात करेंगे। एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट होगा नहीं, कम से कम 2 लेक्चर हमको इसमें लेना पड़ेगा। पहले लेक्चर में कोशिश करेंगे जितनी मेन ट्राइब्स है हमारी उनके बारे में तो हमारा हो ही जाए। सेकंड वाले लेक्चर में हम जो बचा हुआ सेक्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ट्राइब्स की जब भी बात आती है 2-3 चीजें बुनियादी हमको पता होना चाहिए, बेसिक अगर कहा जाए। जनजातियां जो हैं उनकी अपनी एक कला संस्कृति, ठीक है। और जैसे अभी एक RRR मूवी आई है, उसमें जब वो फिल्म खत्म होती है तो उसमें आता है जल जंगल जमीन लिखा हुआ। मतलब वो अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। आज भी कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो समाज की मूल धारा से नहीं जुड़, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको समाज की मूल धारा से जोड़े, सरकारें प्रयास कर। इन्हें अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो बेगा है, भारिया है, ठीक है, और अगर ये जो है तो अपनी संस्कृति जो है वो ट्राइबल कल्चर की, उसके ऊपर भी अब हमको जो है वो काम करना है कि उसको जो है वो कैसे मेन स्ट्रीम से जो है वो हम ट्राइब्स को जो है वो जोड़े। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम क्या क्या बातें करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ट्राइब्स अभी मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि संविधान में कुछ क्या प्रावधान है। फिर एक एक ट्राइब के बारे में जो है वो बात करना शुरू करेंगे। चलो तो करें शुरू यहाँ से। यस सर। यस सर। बोलने में तुमको इतना शर्म आती है, हद से ज्यादा शर्म आती है तुम लोगों को। यस सर। तो सबसे पहले तो देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय स्थिति क्या है। तो जैसे कुछ मैंने मध्य प्रदेश सरकार की भी कुछ अगर कहा जाए कि जो ट्विटर हैंडल पे पोस्ट होती है उन पोस्ट को भी यहाँ लिया है। तो उन पोस्ट के हिसाब से हमको दिख रहा है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो जनजातीय आबादी है वो लगभग 21.09%, एग्जैक्ट अगर कहा जाए, लगभग भी नहीं, 21.09% का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति, क्योंकि लगभग अगर कहा जाए तो 1/5 आबादी मान लें इसको, 20% अगर रफली देखा जाए तो हर 5वां व्यक्ति जनजातीय समुदाय से आता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश की। यानी भारत में अगर आप परसेंट वाइज छोड़ दो, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी हमारे पास। और यही रीजन है कि जब हम लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में शेड्यूल कास्ट की सीटों के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान स्थिति में 47 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व। अब शेड्यूल ट्राइब की आबादी मध्य प्रदेश में कैसी है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये बात हमको समझ पड़ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर कुल जो 52 डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें 21 जिले ऐसे हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है। एक तो यही अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है पहला कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों में जनजातीय आबादी है। ठीक है, ये पहला अगर कहा। और उन 21 जिलों में भी कहा जा रहा है कि जो पूर्ण जनजातीय जिले हैं, या पूर्ण जनजातीय जिले का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर कोई एक जिला ऐसा हो जिसकी कुल आबादी का 50% से ज्यादा अगर मान के चलिए वहां जनजातीय आबादी, तो उसको अपन पूर्ण जनजातीय जिला कहने लगेंगे। और बाकी जो 15 जिले हैं वो पार्शली, मतलब आंशिक जनजातीय बहुल जिले के अंतर्गत उनको जो है वो रखा जाएगा। तो एक हो गए पूर्ण, एक हो गए आंशिक। ये दो बातें हमको इसमें जो है वो दिख रही। अगर इन दोनों बातों को हम 2011 की सेंसस से जोड़कर देखें, क्योंकि हमको मालूम है कि 2011 के बाद अभी कोई जो है वो जनगणना तो हुई नहीं है। तो जो भी आंकड़े अभी हमारे एग्जाम में अभी 1 या 2 साल तक आएंगे, हम इन्हीं आंकड़ों को जो है वो लेकर चलेंगे। 2011 की जनगणना अगर हम देखें तो वो जनगणना साफ कह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर, भारत का तो अभी हम यहाँ नहीं रखते, मध्य प्रदेश के अंदर 1,53,16,784, मतलब एक अच्छा खासा यानी 1.5 करोड़ आबादी मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी है। और इस जनजातीय आबादी 1.5 करोड़ की जो आबादी है उसमें भी अगर हम बात करें कि जो 1.5 करोड़ है उसमें भी 1.4 करोड़ यानी 1,42,76,784 लोग जो है वो गांव में रहते हैं, यानी रूरल पॉपुलेशन। इसलिए जब भी जनजातीय अधिकारों की बात आती है तो उसमें जल जंगल जमीन की बात आती है। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने पेसा एक्ट को कहा कि पूरी तरीके से हम लागू करें। ठीक है, अब पेसा एक्ट तो कब बना, 1996 से चला आ रहा है, लेकिन हम उसको अभी तक पूरा लागू नहीं कर पाए। लेकिन अब हम उस दिशा में भी जो है वो प्रयास करने लगे हैं हम, मतलब कि सरकार। और शहरी आबादी जो है वो जनजातीय हमारे यहाँ कम है। ठीक है,
क्यों है? क्योंकि देखो जनजातियां जो होती है ना, उनकी एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो बहुत रिमोट एरियो में रहती थी। अब जरूर अगर कहा जाए आपको रिमोट एरिया से बाहर निकलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा था कि जो अगर कहा जाए कि जंगल के आसपास का जो रिमोट एरिया था, सुदूर क्षेत्र थे, वहां जनजातियां रहती और आदिकाल से ही वहां जो है वो रहते चले आ रहे थे। यही रीजन है कि कभी आपने अगर ठक्कर बप्पा का नाम सुना है ठक्कर बप्पा का नाम यस Yes, सर, sir. ठक्कर। ना, तो वो उन्होंने जो है वो जनजातियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था? आदिवासी। ठीक है, आदिकाल से वो किसी एक विशेष जगह पर जो है वो वास कर आदिवासी गांधीवादी लीडर थे जो है वो ठक्कर बप्पा, बहुत ही फेमस लीडर उनको माना जाता है। एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसमें वो मेंबर भी थे। ठीक है, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई तो उसमें वो मेंबर भी रहे। फिर गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने लगे तो गांधीवादी अगर कहा जाए, उनको लीडर के रूप में जो है वो पहचान मिलना शुरू हो गई। ये एक बेसिक अपने को याद है। और वापस यहीं आ जाते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर 2011 की जनगणना में थोड़ा सा और अगर परसेंटेज वाइज चले नीचे चले, तब हमें दिख रहा है, ये आंकड़े भी हमको दिख रहे हैं कि भाई भारत में कुल आबादी का 8.6% जनजातीय आबादी, कुल आबादी का, यानी ओवरऑल इंडिया में अगर कहा, और मध्य प्रदेश में कुल जो आबादी है उसका 21.1% आबादी जनजाति बहुल है, मतलब 21.1% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और इस 21.1% में भी 27.2% जो है वो अगर कहा जाए कि गांव में, और 5.2% जो है वो शहरों में रहती है। इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 21.1%। एक तो यही प्रश्न जो है वो बेसिक है, लेकिन 21.1% आबादी तो ज्यादातर बच्चों को पता ही होती है। आपके लिए काम का है 27.2% जो गांव में आबादी, ग्रामीण, यानी हमें जो भी स्कीम चलाना है वो गांव में जो जनजाति बहुल क्षेत्र है इस उनके लिए ज्यादा चलाना है ना। शहर के लिए आप उतनी स्कीम की जरूरत नहीं है जितनी गांव के लिए जरूरत है। यही रीजन है कि अगर आप देखो कि मध्य प्रदेश में गांव के विकास के लिए जो ब्लॉक्स हम बनाते हैं, विकास खंड, उनकी संख्या टोटल कितनी है? 313 ब्लॉक है। इन 313 में से 89 हमारे ब्लॉक कैसे हैं? ट्राइबल Tribal blocks. जनजातीय ब्लॉक इसीलिए बनाए गए ना। जनजातीय विकास खंड का उद्देश्य ये था कि कम से कम हम उनकी मूलभूत जो समस्या है उनको हम दूर कर सके, उन्हें समाज की मूल धारा से जोड़ सके। ठीक है, ये सब उद्देश्य के लिए जो है वो किया गया। अब इसमें अगर हम नीचे जाएं, जो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश सरकार जो बात वहां कह रही थी, मतलब ये जो इस फाइल में अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लाइन लिखी हुई है कि साहब 6 जिलों में जो है जनजातीय आबादी, पूर्ण जनजातीय आबादी, इसका मीनिंग क्या है? तो इसके मीनिंग के लिए हम इस फाइल में थोड़ा सा नीचे चले जाए, लेकिन उसके पहले 1 मिनट में आपको ये बता दूं, अगर भारत में आपसे कोई पूछेगा कि भाई जनजातीय आबादी का परसेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो आपको दिख रहा है लक्षद्वीप में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर कहा जाए यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप आ गया नंबर 1, और स्टेट्स में मिजोरम आ गया। स्टेट में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो 94.4% जो है वो मिजोरम में है, लेकिन ये प्रतिशत वाइज आबादी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर प्रतिशत के अनुसार है, ये आबादी जो है वो जनसंख्या के अनुसार नहीं, क्योंकि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से जो है वो निकालना शुरू कर देंगे तो उसमें तो हम बहुत आगे जो है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,000 है तो उसमें 94% तो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। या अगर कहा जाए मिजोरम की आबादी 10,97,000 है, 10,97,000 है, तो उसमें से अगर 10,36,000 लोग वहां पर शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो भी हमारी आबादी का तो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ 1.5 करोड़ की आबादी वहां, तो इसको भी जो है वो याद रखना चाहिए। और अगर हम बॉटम की बात करें, बॉटम मतलब सबसे कम, तो उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जनजातीय मुद्दे राजनीति का हिस्सा जो है वो ज्यादा नहीं बन पाते। उसका कारण भी है कि वहाँ जनजातीय आबादी नहीं। हमारे राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे राज्य की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनजातीय मुद्दे, वहां इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते यूपी में। तो यूपी में आपको केवल दिख रहा है 0.6% जो है वो जनजातीय आबादी है। ये याद रखिएगा। मगर अगर मतलब कोई पूछता है आपसे कि भाई जो है ये फिगर कैसे हैं, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल पॉपुलेशन, टॉप और बॉटम 5, यहाँ पर अगर कहा जाए कि भाई कितना परसेंटेज है, तो लक्षद्वीप में 2011 में इतना है और उत्तर प्रदेश में इतना है। ये एक अगर कहा जाए ये मतलब यहाँ, और ये जो आंकड़ा है ये ध्यान रखना, आप टोटल वाला याद रखिएगा, ये रूरल और अर्बन वाला मत याद रखिएगा, वो नहीं आएगा, इतना अंदर कोई नहीं पूछता। अब सीधे हम जिस बात पे बात कर रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में जो है वो
कौन से 6 जिले हैं जिनके बारे में सरकार जो है वो कह रही, तो थोड़ा सा नीचे चले जाए, जो हमारे काम का है, हम केवल उन्हीं, देखिए एग्जाम क्या हर टॉपिक को पढ़ना कठिन है, ठीक है, एग्जाम किस नेचर से क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ज्यादा अच्छा। तो एक दो चीजें आपको याद रखना है जो छोटी छोटी है। नंबर 1 तो आप ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जितने भी डिवीजन यानी जो संभाग है उन, और अर्बन रूरल याद रखने की जरूरत है ना, टोटल में याद रखना, जितने भी डिवीजन है या संभाग है उन संभागों में आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो जनजातीय आबादी, एक तो शहडोल नंबर 1 और दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है इंदौर नंबर 2। यानी इंदौर संभाग में अगर कहा जाए प्रतिशत वाइज, अगर टोटल जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो इंदौर दूसरे नंबर पे आ रहा है और शहडोल पहले नंबर पे आ रहा है। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एक्चुअल क्या है, डिवीजन वाले फिगर पूछे नहीं गए हैं अभी एग्जामों में कभी, तो बाकी जब चीजें पूछ ली जाती है तो बचता कुछ नहीं, तो वो डिवीजन वाले फिगर ही जो है वो पूछ लेते हैं। और सबसे कम जो है वो चंबल में, यानी जो चंबल डिवीजन है उसमें आपको दिख रहा है कि केवल 4.2% आबादी जो है वो ट्राइब्स की है, और उसके बाद चंबल के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है भोपाल। तो टॉप 2 बॉटम 2 याद ना रखो तो कम से कम टॉप तो याद ही रखो कि भाई शहडोल डिवीजन में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी और चंबल डिवीजन में सबसे कम जनजातीय आबादी, ठीक है। अब जो प्रश्न आने वाला है वो प्रश्न समझ लो, मतलब ये पहला प्रश्न जो है वो अब जो आएगा वो ये, एक्चुअल जो राज्य सरकार यहाँ जो कह रही थी वो यही कह रही थी कि अगर हम यहाँ देखें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला और धार, इन 6 जिलों में जनजातीय आबादी 50% से अधिक है, ठीक है, 50, इसीलिए ये पूर्ण जनजातीय जिले, ठीक है। और इसमें अलीराजपुर की तो लगभग 90% आबादी, अब तो 90% हो गई अगर हम अभी 2021 में जनगणना करा दे। तो यहाँ आपको ये दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी जो है वो अलीराजपुर झाबुआ में, ये कॉमन फिगर है, याद भी रहता है हमको, ठीक है। यहाँ पर अब प्रश्न क्या आएगा ये समझ लीजिए, प्रश्न सिंपल पूछेगा यहाँ पर, इनमें से कौन सा जिला अन्य से कम जनजातीय बहुल है, अन्य से कम, तो वो कौन सा जिला लिंक करेगा आपको, या तो वो अनूपपुर करेगा, क्योंकि जब 5वें के बाद जस्ट 6वें पे गए तो वहां 55 से सीधे जो है वो कितना प्रतिशत हो गया, 47, यानी 50% से कम चले गए यहाँ। तो इसीलिए ये जो आंकड़ा अब आप समझ पड़ रहा है कि ये जो 52 में से 6 जिले जो है वो जिले जो हैं जनजाति बहुल क्यों है, क्योंकि वहां अपन ने कितना प्रतिशत आबादी देख ली, 50% से ज्यादा। और अन्य 15 यानी टोटल अगर हम इसी फिगर में, जो हम जिस फिगर की हम बात करें इसी में वापस चले जाए तो हम 21 नंबर के जिले तक जाए, 21 यहाँ, तो ये 21 नंबर का जो जिला है यहाँ तक, यानी मोटा मोटा माने तो 25% तक तो जो है जितनी जनजातीय आबादी हमको दिख रही, जितना प्रतिशत वहां तक के आंकड़ों में ये आपको दिख रहा। बाकी फिर जो है वो जिले में नीचे चले जाए तो उनमें कई जिले ऐसे हैं जिनमें जनजातीय आबादी ना के बराबर है, लेकिन उसमें लास्ट के कम से कम 3 याद रखना है आपको, ठीक है। भिंड याद रखना है, मुरैना याद रखना है, दतिया याद रखना है। अब आप कहोगे कि साहब ये भिंड, मुरैना, दतिया 50 ही है, 52 क्यों नहीं है, तो 2011 की जो जनगणना थी वो 50 जिलों के आधार पर, बाद में 2 नए जिले बने, तो आंकड़े आपको 50 जिलों वाले ही याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो भिंड, मुरैना, दतिया ये आप याद रख सकते हैं, और ऐसे भी भिंड याद रखिए कि सबसे कम जनजातीय आबादी वहां पर है। तो एक ये हमको जो है वो समझ पड़ गई कहानी कि भाई जनजातीय आबादी का जो फिगर है वो मध्य प्रदेश में कैसा है। अब अगर हम वापस यहीं चले जाएं तो हमारे राज्य के अंदर जो ट्राइब्स हैं वो 1-2 ट्राइब्स नहीं है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, जब इस पे आप नीचे जाएं ये वाले आंकड़े पर, तो ये आप स्क्रीन को रोक कर ये लिख भी सकते हैं। तो बहुत सारी ट्राइब है हमारे यहाँ, जैसे भील है, गोंड है, कोल है, कोरकू है, सहारिया है, बेगा है, खेरबार, हलवा, ठीक है, गदवा, परजा, आंध, सोता, कोलम, ठीक है। यहाँ पर ये सब हमारे यहाँ ट्राइब्स, इतनी ट्राइब्स है हमारे पास, यानी मोटा मोटा अगर कहा जाए कि अगर हम इस आंकड़े को देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 7 के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, यानी 7 6 42। यहाँ आपको 42 ट्राइब्स का तो दिया, हालांकि 46 ट्राइब जो है वो रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है मध्य प्रदेश की, ये याद रखिए। इनमें से कुछ जातियां, ठीक है, केवल एक ही नाम से पहचानी जाती है। जैसे अगर कहा जाए सहारिया, तो सहारिया की पहचान केवल सहारिया ट्राइब, लेकिन कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो उपजातियों के नाम से भी जानी जाती है। जैसे अगर अपन यहाँ देखें कि गोंड है, तो गोंड जो जनजाति है वो अगरिया नाम से भी जानी जाएगी, उसकी सब ट्राइब है। वो प्रधान नाम से भी जानी जाएगी, ओझा नाम से भी जाना जाएगा उसको,
सोलाहस नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है, कमार नाम से भी जाना जाएगा। जब हम भील की बात करते तो बरेला, भिलाला, पटेलिया, बेगा की बात करते तो ठीक है, बिजबार, भरोतिया, नरोतिया, या भी एक एक ट्राइब को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ ट्राइब्स, इसमें कुछ में भी कौन सी, ये 6 ट्राइब इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिए, ठीक है। गोंड, भील, बेगा, कोरकू, भारिया और कोल, ये ट्राइब ऐसी हैं जो उपजातियों में मिलेंगे। और इन उपजातियों में, अब ध्यान समझना, अगर आप उपजातियों को किसी एक ट्राइब के साथ साथ जोड़ो तो सबसे बड़ी ट्राइब हो जाएगी गोंड। और उपजातियों को छोड़कर अगर आप सिंगल ट्राइब के हिसाब से चले तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी आपकी भील, ठीक है। ये दोनों, अब ये वाला प्रश्न इस साल जो है वो आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका कारण यही है क्योंकि ये शायद पिछले साल प्रश्न जो है वो आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति, अगर हम केवल एक जनजाति के हिसाब से देखें, जनजाति समूह की बात नहीं कर रहे हैं ना, समूह के हिसाब से तो गौंड जो है वो आगे निकल जाएगी। सिंगल एक ट्राइब के हिसाब से देखें तो भील जनजाति हमको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और अच्छी खासी जो है वो भीलों की आबादी यहाँ पर आपको दिख रही है। और कुल आबादी का मध्य प्रदेश में 8.25% भील आबादी, ये आंकड़ा आप याद रखिए, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भील जनजाति है उसकी आबादी 8.253% भील आबादी। कुल जनसंख्या का अगर कहा जाए आबादी, अब कुल जनसंख्या का 21% तो हमारे यहाँ ट्राइब ही, अब 21 में से लगभग 8.8% आपने भील ट्राइब को ले लिया। दूसरा, अगर हम भील ट्राइब के बाद जाएं गोंड को, यहाँ पर दूसरी जो ट्राइब है उसको ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो जब हम गोंड ट्राइब की बात करते हैं तो गोंड ट्राइब की जो जनसंख्या है वो है लगभग 7%, दिख रही है, 7.013% गोंडों की जनसंख्या। इस हिसाब से क्या समझ पड़ा, अगर हम एक मोटा मोटा माने 8% प्लस 7%, ठीक है, यानी लगभग कितना परसेंट हो गया, 15, 15। 21% जनसंख्या जो जनजाति की हमने रफ, अभी आप रफ एग्जैक्ट तो आप याद रखो 21.1, लेकिन 21 मान लिया, 21 में से 15% आबादी अकेले दो जनजाति, और बाकी जो आबादी बची हुई है अगर कहा जाए 6%, उसमें जितनी बाकी जनजातियां आ रही वो सब ट्राइब उसमें आ जाएंगी। इससे एक साफ कहानी क्या समझ पड़ेगी कि एमपी की इकोनॉमी में, ट्राइबल इश्यूज में, ठीक है, यहाँ पर विकास की अवधारणा में, सरकार की योजनाओं में भील और गोंड ट्राइब्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मुख्य धारा से जुड़ी हुई जनजातियां हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है क्योंकि उनकी आबादी 15 है, यानी राज्य की कुल आबादी का भी 15% हमको दिख रहा है। अब हम एक एक ट्राइब को समझना शुरू करें कि भाई कौन सी ट्राइब क्या है, उस ट्राइब वो कहाँ पाई जाती है, उससे पहले थोड़ा सा एक आंकड़ा जरूर देख ले कि ट्राइब्स को हम मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो समस्याएं क्या हमको आ रही, क्योंकि वो प्रश्न भी जो है वो पूछे जाएंगे आपको, प्री में भी आते हैं, पीएससी में और मेंस में भी आते हैं, बट आप दोनों के हिसाब से समझिएगा। तो पहले तो हमको ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, अगर आप इस मैप को यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, ये मैप मैंने अभी आपको फुल स्क्रीन कर दिया, इस मैप को अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैप आपको एक चीज तो साफ समझाने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन सतपुड़ा की बेल्ट में, देखो ध्यान से, यहाँ तक अगर मैं इस बेल्ट को यहां से यहां तक अगर क्लिक करूं तो ये पूरा के पूरा, ये पूरा के पूरा जो बेल्ट है वो किसका है, सतपुड़ा। ये जो पूरी बेल्ट दिख रही है सतपुड़ा पर्वतमाला, यानी जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है वो आपको कहाँ मिल रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा मिल रहा है, ये सतपुड़ा वाली बेल्ट में। यहाँ इसके बाद अगर उत्तर की ओर जाऊं तो यहाँ पर अगर कहा जाए ग्वालियर के पास श्योपुर और उसके आसपास के क्षेत्र, बट मोस्टली जो पॉपुलेशन दिख रही है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि झाबुआ में 87%, अलीराजपुर में 89%, धार में, अच्छा चूंकि ये वाली बेल्ट है तो निश्चित रूप से अगर गुजरात इससे लगा हुआ है, इधर ये गुजरात और इधर नीचे महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के भी इस बेल्ट में ट्राइब्स तो होंगी होंगी। जैसे सपोज मान के चलिए अपन एक सिंपल वे में समझते हैं कि भील जो ट्राइब, तो भील ट्राइब यहाँ मध्य प्रदेश में तो है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी में भील मिलेंगे, लेकिन इससे लगे हुए गुजरात में भी भील ट्राइब की बहुलता है और इससे लगे हुए महाराष्ट्र में भी भील ट्राइब की, वहां भी भील ट्राइब जो है वो आपको बहुल मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल बाउंड्री बना दी तो उसके बाद उस तरफ कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो एक तो ये साफ कहानी समझ पड़ रही है कि ये बहुत ज्यादा रिमोट बेल्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, इसमें ये ट्राइब की जो है वो बसाहट हमको ज्यादा जो है वो दिखाई दे रही। अब यहाँ से अगर हम बात करें आगे
अब चैलेंज में आते हैं, पहले तो जल्दी से बिल्कुल है, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमको पूरी कम से कम 5-6 ट्राइब तो हम आज पढ़े ही पढ़े यहाँ पर। अच्छा, इसमें जो है वो अगर कहा जाए, एक चीज और याद रख लीजिएगा परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि ये प्रश्न भी मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रतलाम जिले की जो है वो बाजना तहसील जो है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल परसेंटेज है 95.2%। ठीक है, ये याद रखिए, एक ही याद रखिए, पूरे याद नहीं रखना, एक यहाँ पर अगर कहा जाए। और भिंड जिले की जो रोन तहसील है उसमें सबसे कम ट्राइबल परसेंटेज जो है वो ट्राइबल जो है वो यहाँ पर, ये एक एक याद रखिए, टॉप टॉप, बॉटम बॉटम को जो है वो अगर कहा जाए याद रखने की जरूरत नहीं, पर ये याद रखो भिंड यानी सबसे कम जनजातीय आबादी भिंड में ही है तहसीलों में, चाहे वो रोन हो चाहे वो अटेर हो, वहां पर। और सबसे ज्यादा, ठीक है, रतलाम और अलीराजपुर में, मतलब यहाँ हमारा झाबुआ थोड़ा मिस हो गया, रतलाम और अलीराजपुर, जैसे जोबट है तो अलीराजपुर में आ गया, बट ये पहला और ये पहला रोन, ये दोनों नाम आप याद कर लो। परसेंट भले ही मत याद करो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप परसेंट भी याद करो, बट ये याद रखना है कि टॉप और बॉटम में कौन। अब सबसे बेसिक अगर कहा जाए कि जब हम शेड्यूल ट्राइब्स को देखते हैं, जो ये आपको डार्क कलर दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि हाँ साहब ये जनजाति बहुल क्षेत्र है। तो शेड्यूल ट्राइब में दो चीजें अपन देख लेते हैं, एक सेक्स रेशो देख लेते हैं क्या, और दूसरा सेक्स रेशो के बाद हम देख लेते हैं वहां की लिटरेसी, जिससे हमको समझ पड़े कि हमको कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो सेक्स रेशो में तो बहुत अच्छी बात है कि ट्राइबल कम्युनिटी का सेक्स रेशो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मतलब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया का भी इसका फिगर अच्छा है, 990, ये अच्छा है, 990 एक अच्छा फिगर है, आप 1000 के आसपास ही पहुंच गए। ओवरऑल अगर कहा जाए इंडिया में 990 सेक्स रेशो समझते हैं ना, प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, है ना। यस सर। दो तरह से निकलता है सेक्स रेशो जिनको ना मालूम, एक तो निकलता है ओवरऑल और एक निकलता है चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो निकलता है कितने पर, 0 to 6 ईयर ग्रुप, दोनों को देखेंगे हम, चाइल्ड सेक्स रेशो भी देखेंगे। इंडिया वाला आंकड़ा आप मत याद रखो, नहीं पूछेगा, लेकिन एमपी का आप याद रखो। तो एमपी में आपको दिख रहा है कि अच्छा है, ठीक है, सेक्स रेशो को हम ठीक ठाक कह सकते, यानी यहाँ पर अगर कहा जाए 984 है और ये लगातार बढ़ ही रहा है। अगर हम 91 का सेंसस देखें तो 971 था, फिर 2001 का देखें तो 975 हो गया, 2011 का देखें तो 984 हो गया। सपोज अभी 2021 की जनगणना हो जाती, कोविड नहीं हुआ होता, तो ये लगभग 9 कितना हो जाता, 990 तो हो ही जाता यहाँ पर। तो इस हिसाब से सेक्स रेशो के मामले में तो हमको ये दिखता है कि मतलब ट्राइबल क्षेत्रों में अच्छा है, जो है वो अगर कहा जाए सेक्स रेशो। ऐसे भी शहरी क्षेत्रों में जितना हम पढ़ लिखना सीख गए उतना हम जो है वो अगर कहा जाए अपराधी बनते जा रहे हैं आजकल, ऐसा लगता है कि कई बार मैंने चीज देखी है, और आप इसको एक अंदाज भी लगाए, शहरों में चीजें जो है वो ज्यादा मतलब खतरनाक हो रही है गांव की तुलना में। जैसे गांव में आपको जो है वो विलेजेस में या रूरल इंडिया में आपको सेक्स रेशो ठीक अच्छा मिलेगा, शहरों में कम मिलेगा। ये मतलब अगर कहा जाए, जैसे यही देख लो आप, जैसे रूरल में जो है वो 986 है तो अर्बन में जो है वो 956 है ना। ये केवल ट्राइब्स के लिए नहीं, सभी मतलब ओवरऑल अभी सेक्स रेशो निकाले उसमें भी ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी स्टेट से कोई लेना देना नहीं, ये हमें कभी नहीं आएगा, तो इसको हम बिल्कुल छोड़ दें कि अदर स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स मतलब ट्राइबल सेक्स रेशो कितना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में कितना है ये भी बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये भी मतलब इससे हमको कोई लेना देना नहीं आएगा। हाँ, नए एग्जाम के नेचर के हिसाब से डिवीजन में आप याद रख लीजिएगा, शहडोल जो है वो यहाँ पर, और जबलपुर स्पेशली अगर आप याद रखें तो जबलपुर डिवीजन में सबसे अच्छा दिख रहा है हमको। ठीक है, वो दिख रहा है 1010, और दूसरे नंबर पे शहडोल। तो बस आप शहडोल भी मत याद रखो, आप केवल जबलपुर याद रखो कि जबलपुर में सरप्लस चला गया, यानी प्रति 1000 जनजातीय पुरुषों के ऊपर 1010 महिलाएं हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, तो ये एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और कम वाली बात अगर कहा जाए कि मतलब सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, तो आपको यहाँ आंकड़े में दिख रहा होगा ग्वालियर। अब ग्वालियर का कारण भी है कि वो जो भिंड मुरैना वाली बेल्ट है, तो वहाँ जनजातीय आबादी कम, उससे भी अपन इसको जो है वो जोड़कर देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए कि हमें ये जो समझ पड़ता है कि सेक्स रेशो में सबसे कम, यहाँ कोष्टक में ये जरूर लिख लेना कि आप डिवीजन की बात कर रहे हो कि आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को याद रखना। और डिस्ट्रिक्ट में
मोस्ट आईएमपी करके लिख लेना। डिवीजन अगर एग्जाम के पहले पढ़ के ना जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर डिस्ट्रिक्ट पढ़ जाना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुरू की 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 8 डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशो जो है वो 1000 से ऊपर, सब जनजातीय बहुल है। मंडला, ठीक है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर, अनूपपुर, सिवनी, शहडोल, इन सब में 1000 से ऊपर, ठीक है, अगर कहा जाए सेक्स रेशियो, ये अच्छी स्थिति यहाँ पर। और इसमें सबसे ज्यादा अपने को याद रखना है बालाघाट और मंडला। ऐसे भी ओवरऑल मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस जिले में है? बालाघाट। बालाघाट। उससे अपन इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ सब बालाघाट में वहां भी है, तो यहाँ भी आप याद। और चूंकि जहां जनजातीय आबादी कम होगी, निश्चित रूप से वहां सेक्स रेशियो भी क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम कहाँ है? भिंड है, भिंड में है ना। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर आपको दिख रहा है, तो 863। आप बाकी याद ना रखें, लेकिन भिंड का याद रखें कि भिंड में जनजातीय जो आबादी है उसमें लिंगानुपात सबसे कम। ये आंकड़ा जो है वो अपने को याद, यानी ओवरऑल कहानी में ये समझ पड़ा कि सेक्स रेशो के मामले में तो हमको आंकड़े ठीक ठाक हैं, कोई जो है वो मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम मतलब लेकर कुछ सोचे। ठीक है। और ये जो कलर इंडिकेट कर रहा है, ये आपको साफ बता रहा है कि सेक्स रेशो की स्थिति उन्हीं जगहों पर अच्छी है, यहाँ पर अगर कहा जाए जनजातीय आबादी की, जहां जनजातीय आबादी बहुल जिले। तो ये जो रेडिश कलर दिख रहा है आपको, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये सब जनजातीय बहुल ही जिले हैं, इसलिए यहाँ की स्थिति जो है वो क्या है? ठीक ठाक। ये एक आप थोड़ा सा जो है वो याद रखिएगा। ओवरऑल क्लियर है? आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं? मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अगर पूछेगा तो याद रहेगा कि किस जिले में कितना है, क्या है। बढ़ूं यहाँ से आगे? यस सर। अब यहाँ से आगे अपन बढ़ जाते हैं अगले आंकड़े के ऊपर। थोड़ा सा चाइल्ड सेक्स रेशो भी ले लेते हैं, थोड़ा सा। ये बाकी काम के नहीं, उसको मैं सीधे सीधे तेजी से बढ़ा है ना। अर्बन, रूरल, ये हमको टॉप बॉटम ये वाले आंकड़े हमसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको हम बिल्कुल छोड़ दें। एक सेकंड, है ना, बस मैं सीधे सीधे चले जाऊं यहाँ पर चाइल्ड पॉपुलेशन। तो दो तरह से आपको याद रखना। पहले तो आपको दिख रहा है कि चाइल्ड पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है शेड्यूल ट्राइब्स में, यानी एक प्रश्न तो आपको यही पूछा जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें जो है वो ट्राइबल चाइल्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है वो कितना है। तो आंसर आपका हो गया कि कुल ट्राइबल जो चाइल्ड पॉपुलेशन है हमारी, वो कितनी है? 18.5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 18.5 अगर कहा जाए। ये आंकड़ा किससे मैच हो गया? बिल्कुल फिट किस पे बैठ गया यहाँ पर अगर कहा जाए? ठीक है, 2001 के इंडिया के आंकड़े पर 11 के आंकड़ों से मिलाना है, तो ये वाला ही आंकड़ा याद रखें। तो 18.5% जो है चाइल्ड पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की, उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन, ये एक आपको याद रखना है। 18.5। बढ़ू यहाँ से अगले के ऊपर। टॉप बॉटम Yes, sir. इसमें कुछ काम का नहीं है। स्टेट, ये तो डेमोग्राफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइल है, और ये तो क्या है, अब फाइल में सब चीजें होती हैं। हमारे काम का जितना है हम उतना ही इसमें से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा। अब यहाँ से सीधे हम नीचे चले जाते हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठेगा ना, अब हम आते हैं लिटरेसी रेट पे। ये हमारे लिए जो है वो अगर कहा जाए कि चैलेंजिंग है। ठीक है, तो सीधे हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो बहुत इश्यूज हैं। बस मैं आ ही गया हूँ नीचे, बस यहाँ से आगे परसेंटेज वगैरह ये हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, एक ये भी याद रखिएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में बाल जो है वो अगर कहा जाए लिंगानुपात, 0 to 6 ईयर एज ग्रुप के कोष्टक में हमेशा लिख लीजिएगा, ये 0 to 6 ईयर एज पे निकलेगा। इसमें केवल एक आंकड़ा याद रखिए, 2021 का 952। ये आंकड़ा थोड़ा सा चिंताजनक है, मतलब कि ओवरऑल से जो है वो क्या है कि भारत के आंकड़ों से भी ये क्या है? कम है। यानी अभी के हिसाब से अगर कहा जाए कि आंकड़े ये चिंताजनक है, तो 952 आप इसको जो है वो याद रखिए। बाकी याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है, पूछा भी जो है वो नहीं जाएगा कुछ भी। सीधे हम आ जाते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिस्ट्रिक्ट्स पर। तो डिस्ट्रिक्ट में सेम जो है अगर कहा जाए बालाघाट और मंडला, 981, 980 नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जिला याद रखना है कि बालाघाट और मंडला है। और नीचे, ठीक है, ये याद रखना, इसमें आंकड़ा बिल्कुल बदल जाएगा, यहाँ ग्वालियर है। ठीक है, यहाँ पर ग्वालियर, यानी सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो जनजातीय ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल में ट्राइब ही वर्ड याद रखना है ना, वो कहाँ है? तो ग्वालियर में है सबसे कम।
बाकी सभी जगह स्थिति जो है वो ठीक है। अब ये हो गई यहाँ तक चाइल्ड से। तो इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो के हिसाब से बाकी अब कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग लास्ट फेज के ऊपर, टाइप्स में। ये नोट भी करते चलना सब, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी के चैलेंज बहुत ज्यादा है, इस पे हमको काम करना है। हालांकि जनजातीय अगर कहा जाए विकास खंडों में अलग से हम जो है ट्राइबल एजुकेशन के लिए काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अलग से भी जो है वो ट्राइबल एजुकेशन के लिए काम करती है। तो पहले तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष और वो लिखना और पढ़ना यानी रीड एंड राइट दोनों जानता हो तो सेंसस की डेफिनेशन में वो लिटरेट हो। उसकी उम्र 7 वर्ष नहीं है तो भी वो लिटरेट की परिभाषा में नहीं आएगा। केवल पढ़ना जानता है तब भी वो लिटरेट की परिभाषा नहीं आती। केवल लिखना जानता है तब भी उसको साक्षर नहीं कहेंगे, ठीक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारी जो मिनिमम स्कूलिंग एज है, अगर हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कितनी होना चाहिए मिनिमम स्कूलिंग एज? 6 years. तभी तो जाके 6 ईयर में एंटर हो गए स्कूल में, तो 7 साल में फर्स्ट मतलब क्लास में पास हो गए। तो 7 साल में आप निकले और जो है वो लिखना और पढ़ना दोनों जाते हैं तो लिटरेट कहलाने लगे, यानी हम साक्षर कहलाने लगे। साक्षरता और एजुकेशन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमको दिख रहा है कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है ट्राइबल अगर कहा जाए बेल्ट्स की, उसकी तुलना में एमपी की स्थिति अच्छी नहीं। एमपी में आपको दिख रहा है कि ओवरऑल अगर 2011 में देखें तो केवल 50.6% आबादी, यानी मोटा मोटा माने तो 50% यानी 50% आबादी, या 50.6 ही लिखो आप तो कॉपी, आबादी लिटरेट ट्राइबल पॉपुलेशन। ये एक बड़ा प्रश्न। और इसमें भी अर्बन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी लिटरेसी रेट ठीक है, रूरल की लिटरेसी रेट कम ओवरऑल में। यानी ओवरऑल में जब 50% है, रूरल में 49.3, अर्बन में 66.7, जब ओवरऑल में इतनी है तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट आंकड़ों पे चले जाएंगे तो आंकड़े तो हमको जो है वो चकित करने वाले होंगे। तो जब हम जिलों के आंकड़ों के ऊपर एंटर हो जाएं, यहां से अपन जिलों के आंकड़ों पर चले, ये हम चले गए। सबसे पहले जिलों के आंकड़े ले लेते हैं। तो जिलों के आंकड़ों में हम नीचे से शुरू करें। जिलों के आंकड़े हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है, यानी प्रश्न करने वाले। अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, बड़वानी जैसे जिलों में 40%, ठीक है, भी लिटरेसी रेट नहीं। अलीराजपुर में केवल 32% लिटरेसी रेट। हालांकि बड़ा है, ऐसा नहीं 26% से 32% गया, लेकिन 32% बहुत कम होता है। इसको आप सोचो कि हम 70 मतलब अगर कहा जाए राष्ट्रीय साक्षरता दर है उस तक लाने में तो हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो एक तो यह है कि मतलब ये बहुत प्रश्न है कि ओवरऑल अगर कहा जाए, ये इसमें अब याद रखिए कि ओवरऑल तो 50.6, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, शाजापुर, नरसिंहपुर जैसे जिलों में ये चाइल्ड सेक्स लिटरेसी रेट ठीक ठाक है। लेकिन इसमें एक और समस्या है, अगर हम बालाघाट के बाद जस्ट आ जाए भोपाल तो हमारे लिए एक नई आफत है। भोपाल में तो जनजातीय आबादी कम है, उस हिसाब से अगर उसका लिटरेसी रेट अच्छा है तो हमारे इतना कोई काम का थोड़ी है। जिन जिलों में जनजातीय आबादी अच्छी, बहुत ज्यादा जनजातीय, वहां के आंकड़े देखो ना, तो वहां के आंकड़े तो प्रश्न चिन्ह वाले खड़े हो गए ना नीचे। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, ठीक है, इनमें जनजातीय आबादी अच्छी है, तो यहाँ आंकड़े तो बहुत ही क्वेश्चनेबल। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि अब हमें अगर जनजातियों को मूल धारा से जोड़ना है तो सबसे पहले हमको उनकी लिटरेसी के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। यानी उनकी साक्षरता के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्लस शिक्षा के अगर कहा जाए मतलब उनके लिए नए तरह के मुकाम जो है वो स्थापित करने पड़ेंगे। अभी पिछले साल एमपीपीएससी ने पूछा था आकांक्षा योजना से, कौन सी, शायद आकांक्षा थी, क्या थी? Yes, sir. है ना। तो अब ऐसी योजनाओं की जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो कहा जाता है ना कि भागीरथी प्रयास करने वाली आवश्यकता है। अब तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तब जाके कहीं हम इस 32 को 70 तक ला पाएंगे। नहीं तो 32 को 70 तक लाने में अगर इस रफ्तार से देखें 10 साल में, यानी 2001 में 26 से आप 32 तक गए, तो सोच लो कि हम उसको 70 तक लाएंगे तो कितना समय हमको लग जाएगा इस रफ्तार से चलेंगे। तो इस तरह से एक याद रखना है, ये सबसे कम वाले याद, अलीराजपुर याद रखना है, झाबुआ याद रखना है, और सबसे ज्यादा वालों में आप बालाघाट के तो आप याद ना रखो तो चल जाए, लेकिन भोपाल जरूर याद रखना, क्योंकि बालाघाट जबलपुर के बीच भोपाल ही एक ऐसा जिला है जहां जनजातीय आबादी कम।
तो बालाघाट में सबसे ज्यादा, फिर भोपाल, फिर जबलपुर। इतने आंकड़े आपको जनजातियों से संबंधित पता होना चाहिए, यानी बुनियादी रूप से जो है वो ट्राइब से रिलेटेड इश्यूज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, यहाँ पर यहाँ मतलब जितनी अभी बातें रखी गई हैं वो क्लियर है सब? नो सर। यस सर। अब यहाँ पर अब देखो आंकड़े थोड़े उलट गए। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देख पा रहे, जो ये इमेज यहाँ स्क्रीन पे दिखे, वो जिले जहां जनजातीय आबादी ज्यादा है, खुद देखो, वहां आपको आंकड़े बिल्कुल कम दिख रहे हैं, ठीक है? यस सर। सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी तो इन्हीं की, इधर के जिले। इधर ठीक ठाक स्थिति, लेकिन यहाँ वाले, यानी अभी हमें इस बेल्ट की तुलना में इस बेल्ट पे फोकस करना है। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी वाली जो बेल्ट है, इसके ऊपर अब हमको काम करने की जरूरत है। इस पे अगर हम काम करने लगेंगे तो काफी हमारे लिए जो हेल्पफुल हो जाएगा। आ गया समझ में? बढ़े अब यहाँ से। ये हो गए बेसिक जनजातीय आबादी से संबंधित जो बुनियादी आंकड़े। इन्हीं आंकड़ों को अगर हम एक रफली स्टडी में देख लें तो हमें 4-5 चीजें जो है वो समझ पड़ गई कि मध्य प्रदेश में हर, मतलब बुनियादी रूप से देखा जाए कि भाई हमारा जो राज्य है, इसमें हर 5वां आदमी जो है वो ट्राइब से जुड़ा हुआ है, जनजातीय आबादी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? कुल 21% अगर कहा जाए जनजातीय आबादी जो है, उसमें लगभग 15% जो जनजातीय आबादी जो है वो गौंड और भील कम्युनिटी की। जनजातीय आबादी के जो मुख्य मुद्दे हैं, उसमें शिक्षा से संबंधित जो है वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसकी उनको अच्छा, शिक्षा के संबंधित मुद्दे में समझ लो एक लाइन और सभी लोग, शिक्षा से संबंधित मुद्दों में अगर आप हायर एजुकेशन या इसके लिए अच्छा कुछ करोगे, प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से लिटरेसी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो जो बच्चे आगे निकलेंगे, समाज की मूल धारा से जुड़ेंगे, वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि आप केवल स्कूल खोल दो, उससे नहीं। आज आप आईआईटी के लिए, यूपीएससी के लिए भी अगर प्रयास कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उससे भी इस लिटरेसी रेट के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे आपको मालूम होगा कि एक स्कीम चलती है मध्य प्रदेश सरकार की, महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, सुना होगा। उसमें आईआईटी, एनडीए, क्लेट, इसकी तैयारी होती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि हाँ सब, ये स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। तो ऐसी स्कीम्स के ऊपर अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा खासा जो है वो प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इसमें एक लाइन और जो है वो याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ही मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जब आप जहां, ये जो एक सेकंड, यहाँ से जहां से अपना आर्टिकल शुरू हुआ था, यहाँ से हमारा जो है वो आर्टिकल शुरू हुआ था, तो एक चीज छोटी सी और रह गई है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर, इससे आपको याद है। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ इस ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर टेक्निकली अगर कहा जाए कि भाई जैसे 2001 में जो आबादी थी, वो 2001 से अगर कहा जाए कि 2011 में आबादी कैसे बढ़ रही, मतलब उसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो किस तरह से, वो भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो उसके लिए अच्छा, एक मिनट रुको, अभी अपन इसको एक एक स्टेज पे चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक ट्राइब को लेकर चलें तो ज्यादा सही समझ पड़ेगा, उसमें उससे अपन लेके चलेंगे। अब शुरू करते हैं पहली ट्राइब से, ठीक है? एक एक, ये मध्य प्रदेश सरकार के भी कुछ अपन ने फाइल्स ली हैं और अपने अप्रोच पे भी अपन चलेंगे, क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें अपने को जो है वो याद रखना है यहाँ पर। तो पहली ट्राइब हमें याद रखना है मध्य प्रदेश के अंदर भील, ठीक है? भील ट्राइब मध्य प्रदेश की, ऐसे भी सबको मालूम है कि सबसे बड़ी ट्राइब। एक मिनट, एक अपन मध्य प्रदेश का मैप और खोलने साथ में, और जिसको जो डाउट है वो पूछते जाना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि अब जो कहानियां शुरू होंगी उसमें उस टाइप से रिलेटेड हर बात हमको जो है वो करना। तो अब हमारे पास जो है वो है पहली ट्राइब, अगर कहा जाए वो है भील ट्राइब, है ना? भील ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर, अगर हम पूरा मध्य प्रदेश घूमना चाहें तो सबसे ज्यादा भीलों की बसाहट हमको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन, यानी वेस्ट डिमांड। इन जगहों पर जो है वो भील जनजाति मुख्य, मतलब अगर ज्यादा अगर कहा जाए कि भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, तो इन जिलों के अंदर भील, ये भील बहुल जिले हैं ये पूरे, यानी भील। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे आपको एक चीज तो साफ सिद्ध हो रही है कि इस बेल्ट से लगा हुआ है, यानी भील जो ट्राइब है
वो मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ की भी मुख्य ट्राइब है? गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। है ना। तो कभी आप गुजरात महाराष्ट्र जाएं, आप चलिए छोड़िए, तो वहां भीलों की एक कम्युनिटी है जिसको तणवी भील कहते हैं। ये एमपीपीएससी में कुछ साल पहले, आई थिंक 2012 में मेंस में क्वेश्चन आया था कि तणवी किसे कहा जाता है या तणवी भील कहाँ है। हमारे सब यहाँ इस्लाम को फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ हिंदू रिचुअल्स तो फॉलो करते हैं, कुछ इस्लामिक सिद्धांतों को भी मानते हैं, ऐसा माना जाता है, मतलब अगर कहा जाए, क्योंकि उनको जोड़कर देखा जाता है फारूकी डायनेस्टी वगैरह के साथ जो है। तो एक तो तणवी भील जो है वो कहाँ है, तो आप कह सकते हो कि भाई महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर। और इधर चूंकि ये राजस्थान लगा हुआ है, ये वाला बेल्ट इधर राजस्थान, तो राजस्थान में भी आपको जो है वो भीलों की आबादी जो है वो मिल जाएगी। तो एक इसीलिए भीलों का कल्चरल इन्फ्लुएंस इन राज्यों के ऊपर भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे सपोज कोई पूछ ले आपसे कि भैया भीलों की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है, तो उन्होंने कहा साहब पिथोरा। तो पिथोरा पेंटिंग अगर हमारा मन है कि कहाँ देखें जाके, तो मध्य प्रदेश में आप झाबुआ अलीराजपुर चले गए, और झाबुआ अलीराजपुर अगर आपको ना जाना हो तो आप जो है वो महाराष्ट्र चले जाओ, ठीक है, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, वहां भी आपको जो है वो पिथोरा जो है वो भील जो है वो पेंटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से अब कहानी शुरू होती है। अब अपन एक एक ट्राइब को ले रहे हैं। जैसे अपन भील ट्राइब के बारे में बात करें, उस भील ट्राइब के बारे में भी बात करने से पहले देखें, टेक्निकली अगर कहा जाए, पूरा अगर आप मध्य प्रदेश ले लो, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइब्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये पूरा है वेस्टर्न बेल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश ये जनजाति बहुल, यहाँ पर अगर कहा जाए, इसमें अच्छी खासी जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन, ठीक है, इन जिलों के अंदर जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें भील और उनकी उपजातियां जैसे भील, भिलाला, ठीक है, ये आपको जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा गौंड, यानी मेनली भील और गौंडों की उपजातियां इस बेल्ट में आपको मिलेंगी। ये वाला जो बेल्ट, फिर इसके बाद वाला जो बेल्ट आता है वो ये वाला बेल्ट आता है, इधर वाला, ये पूरा यहां से, ठीक है। इस बेल्ट को अपन बोलते हैं मध्य क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मध्य क्षेत्र। अब मध्य क्षेत्र जो है, जैसे बैतूल है, छिंदवाड़ा है, ये दिख रहा होगा, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है, ये पूरे के पूरे जो है वो किसमें आते हैं, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बेल्ट जितना भी आपको दिख रहा है, बैतूल से लेकर कहां तक, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी तक का बेल्ट। इस पूरे बेल्ट में आपको जो है वो कौन सी जातियां मिलेंगी, इसमें आपको कोल जाति मिल जाएगी, भारिया जनजाति मिल जाएगी, ठीक है, बेगा इसमें जो है वो मिल जाएगा, अगरिया जनजाति इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर अगर कहा, ये जनजातियां इस बेल्ट में ज्यादा पाई जाती है। प्लस गौंड, गौंड तो आपको पूरे मध्य प्रदेश में, गौंड ट्राइब एक ऐसी है जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं। यहाँ पर यानी सतपुड़ा से लगा हुआ ये पूरा बेल्ट है, इसमें तो गौंड ट्राइब है। और फिर आता है, अगर टेक्निकली तीसरा हिस्सा देखें तो वो है ईस्टर्न बेल्ट, ये वाला पूर्वी। यहाँ पर तो ये पूर्वी क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र के अनूपपुर है, शहडोल है, उमरिया है, डिंडोरी है, सरगुजा है, सीधी है, ये भी जनजाति बहुल क्षेत्र था, लेकिन इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। जैसे कोरबा, सरगुजा, ये सब कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो चले। तो इसमें जैसे अगर ये वाला जो बेल्ट है, अब ये बहुत ज्यादा जनजातीय बहुल नहीं रहा, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 27%, 32%, 46%, 44%, 47%, यानी 50% से कम आबादी जो है वो ट्राइब्स की। इस तरह ओवरऑल आप पूरे मध्य प्रदेश को कितने हिस्सों में तोड़ रहे हो, एक पश्चिम, दूसरा मध्य, और तीसरा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। इसमें सबसे कम अगर कहा जाए जनजाति बहुल क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी, ईस्ट एमपी, सबसे ज्यादा, ठीक है, मध्य, और सबसे ज्यादा पश्चिम, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश जनजातीय आबादी के अनुसार सबसे रिच बेल्ट मानी जाती है, ये आप याद रखें, ठीक है। और ये तीनों ही बेल्ट टेक्निकली किस पर्वतमाला का हिस्सा है, देखा जाए तो सतपुड़ा के उस तरफ विंध्याचल और नर्मदा, यानी हम ये कह सकते हैं सतपुड़ा, विंध्याचल और बीच में जो नर्मदा है, सतपुड़ा और विंध्याचल। जैसे अगर सतपुड़ा नीचे है, ऐसे अगर अपन रफली यहाँ बना लें कि साहब ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, यहाँ अपन ने एक रफ बना लिया, ये अगर सतपुड़ा पर्वतमाला है,
ठीक है, तो इस सतपुड़ा पर्वतमाला के बाद जो है वो ये नर्मदा बह रही है सपोज यहाँ, और नर्मदा के बाद फिर जो है वो अगर कहा जाए आपको एक पर्वतमाला मिल जाएगी विंध्याचल। तो विंध्याचल से सतपुड़ा के बीच वाला जो बेल्ट है यही जनजातीय बहुल जो है वो बेल्ट है। इसी में जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन क्या होगी आपको अच्छी खासी मिलेगी। उत्तर के जिलों में तो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन ना के बराबर ही मिलेगी। उत्तर में केवल एक जिला है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक ठाक है, और वो भी ठीक ठाक का मतलब बहुत ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक, यानी श्योपुर। अब श्योपुर में भी 23% है, तो ओवरऑल बहुत ठीक ठाक तो नहीं कह सकते अगर कहा जाए 23% है, 50% से तो कम हो गया ना यहाँ पर। तो ये एक बुनियादी बात यहाँ तक आ गई। बड़े अब यहाँ से कहानी शुरू करें एक एक से। यस सर। कैसी बसाहट है, क्या है यहाँ। अब जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो पहली हमारी ट्राइब है वो है भील। अब भील ट्राइब के देखो अब हम कहानी किस्सों पर जो है वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, ध्यान रखें पढ़ते समय कि भाई जो है वो बहुत सारी कहानियां सुना रहे हैं आपको। कहानियों से एग्जाम निकलने वाले नहीं, एग्जाम निकलते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट, जो चीजें आती हैं यहाँ उससे जो है वो अगर तो बेसिक हमको मालूम है कि भील जो शब्द है वो बील से आया, ठीक है, जिसका मतलब होता है धनुष, यानी इस ट्राइब की जो उत्पत्ति है वो धनुष के साथ जुड़ी हुई है। धनुष, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि धनुष का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर शिकार आदि के लिए किया जाता है। इसको प्राचीन काल में हम इससे जोड़कर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भील आबादी जो है वो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़ तक फैली है। मोस्टली आपको अगर जब भी जिले आएंगे तो आप क्या लगाओगे, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और खरगोन। क्यों लगाओगे, जैसे एक सिंपल सी बात है, भीलों का सबसे फेमस फेस्टिवल है भगोरिया, इससे समझ लो। तो अब अपन भूल गए कि भाई भगोरिया कहाँ कहाँ होता है, तो भगोरिया होता है झाबुआ में, भगोरिया होता है अलीराजपुर में, भगोरिया होता है धार में, और भगोरिया होता है खरगोन। ठीक है, इन जिलों में भगोरिया आयोजित होता है। ठीक है, बाकी जिलों में आपको भगोरिया जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इस चीज को जो है वो समझ सकते हैं। आगे समझ में बड़े यहाँ से आगे। अब भील जनजाति जो है उसके बारे में, इसके एक तो सबसे पहले कि भील जनजाति जो है ना वो कई उपजातियों के नाम से जानी जाती है, जैसे बरेला, भिलाला और पटेली। इन तीनों उपजातियों में सबसे फेमस अगर कहा जाए कि भाई तीन अगर उपजातियां हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो इसमें भिलाला को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। भिलाला को एक्चुअल क्या होता है कि भीलों में एक और परंपरा है, भीलों को दो और नामों से जाना जाता है। उनको अपन आम भाषा में, ये भील जो है ना, इनको अपन दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक बोलते हैं उजले भील और एक बोलते हैं कालिया भील। तो ये उजले भील जो है यहाँ पर अगर कहा जाए, इनको जोड़ा, या मतलब जब भी उजले भीलों की बात आएगी तो उसको हम जो है वो किससे जोड़ेंगे, भिलाला से। ये आपको याद है, उजले भीलों को भिलाला के साथ जो है वो जोड़ा। तो ले देकर भील, उजले भील, कालिया भील या बरेला भील, भिलाला भील और पटेली। आप इतनी ज्यादा उपजातियां नहीं है भीलों की कि जो है वो आपको याद करने में जो है वो दिक्कत है। भीलों का उल्लेख, भील सबसे पुरानी जाति जनजातियों में से एक है, आज से नहीं है। हमें कई ऐसे पुराने अगर कहा जाए पौराणिक ग्रंथ भी मिलते हैं, उनमें भी भीलों का जो है वो उल्लेख जो है वो मिलता है। जैसे अगर कहा जाए आप जो है वो कथा सरित सागर पढ़ो, कथा सरित सागर में भी भीलों का उल्लेख मिल रहा है हमको। सुना है कथा सरित सागर का नाम? यस सर, सोमदेव। सोमदेव, वेरी गुड बेटा। तो सोमदेव रचित कथा सरित सागर में, वेरी गुड। बस मुझे इतना ही आंसर चाहिए आपसे। ये क्यूरोसिटी प्लस ये एक्टिवनेस अगर आपके अंदर आ गए तो आप जो है वो जीत गए, आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम। ठीक है, ये छोटी सी अवेयरनेस ही हमको जो है वो एग्जाम में दूसरे बच्चों से अलग कर देती है। और एग्जाम, क्योंकि देखो क्या होता है ना, चीजें सबको याद होती हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको याद नहीं होती चीज। होता क्या, एग्जाम हॉल में आपको याद ही नहीं रखा, दिमाग जो है वो उसको क्लिक नहीं कर पा रहा। एग्जाम से बाहर निकले, अच्छा सोमदेव ने लिखी थी, अरे यार वहां याद नहीं आई। तो फिर वो एग्जाम, मैंने कई बार बोला ना, हमारा दिमाग जो है ना वो पैराशूट है। पैराशूट की खासियत होती है कि अगर वो सही समय पे खुल गया तो तुमको मरने से बचा ले, और नहीं खुला तो समझ लो एक आदमी ऊपर पैराशूट से कूदा, खुले ही नहीं पैराशूट, क्या होगा सोच के देखो, बचेगा क्या? तो हमारे लिए क्या है, दिमाग या ब्रेन जस्ट लाइक ए पैराशूट। अब एग्जाम हॉल के 2 घंटे में वो खुल गया तो आपको आंसर तक ले जाएगा, नहीं खुला
तो एग्जाम हॉल से गेट आउट कर देगा। तो गेट आउट कर देगा मतलब हमारी जो जितनी मेहनत थी उसको हमको फिर से जो है वो अगर कहा जाए कि जीरो से जो है वो शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक अपने को याद रखना है, छोटी सी बात है ना। तो यहाँ से अब जो भील जनजाति है उसको अगर हम भीलों को ध्यान से देखें तो भील जनजाति की जो हाइट होती है ना, ऊंचाई वो बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब कद अगर कहा जाए कि बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता। हम अगर कहा जाए नाटे कद के उनको जो है वो बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा कद नहीं होगा। जो बाल होते हैं वो भी वेवी होते हैं, यानी करली अगर कहा जाए, घुंघरीले जो है वो बाल। और जो नाक जो होती है वो बहुत ज्यादा चपटी होती है, या बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब चपटी नाक होती है। यानी इससे अगर हम कहा जाए कि उनको अगर हम नृजातीय समूह में देखना चाहें तो हम भीलों को किससे जोड़ सकते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो कोई ये भी प्रश्न आते हैं कि निग्रोटो से हैं या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट हैं, ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं। तो भील जो है वो उसको हम किससे जोड़ सकते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से जोड़ सकते हैं, उनकी हाइट के कारण यहाँ पर अगर कहा जाए ये। तो एक बात तो ये है कि आपको ये इस तरह भी प्रश्न आते हैं कि भील हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट हैं, निग्रोइड हैं, यहाँ पर ऐसा अगर पूछा जाए तो अपना दिमाग चलना चाहिए कि हाँ सर, भीलों को अपन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के नाम से जो है वो जानते हैं। अब भील क्या होते हैं? जिन भी जगहों पर भील ट्राइब जो है वो पाई जाती है, जिन जगहों पर मतलब झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, इन जगहों, ये खास तरह के लकड़ी से बने हुए, एक्चुअली बांस से बने हुए घर होते हैं। और ऐसे घर देखना हो तो आप भोपाल में 2 जगह जा सकते हो, तो ट्राइबल म्यूजियम में जा सकते हो और एक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में जा सकते हो। तो बांस के गांव में भी देखा होगा आपने, कच्चे मकान बांस की छत बनाते थे, उसके ऊपर मिट्टी से क्या करते थे? वो पूरा लेप लगा देते थे। तो गांव ये जो है वो मकान भीलों के इस तरह से बनाते थे। इस मकान का एक यूनिक नाम होता था, इसको क्या बोलते थे? फालिया। ठीक है, तो ये फालिया नाम के होते थे। इन मकानों की एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इन मकान और इनसे जुड़े आंगन में भील जो है वो अपने देवताओं के चित्रों का भी अंकन, और ऐसे जो चित्र होते हैं उनको अपन पिथोरा चित्र बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पिथोरा भील। इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एक फाइल साथ में खोली है यहाँ पर। तो इसमें आपको भीलों के कुछ इस तरह के जो चित्र हैं, ये घर आंगन में, जैसे घर के अंदर ही चित्र जो है वो ये आपको दिख रहे हैं। ये सब जो है वो घर के अंदर बनाए जाते थे पहले, फिर अब कैनवस पे बनने लगे। जब चीजें दुनिया तक जो है वो अगर कहा जाए पहुंचना शुरू हुई तो कैनवस पर आ गई। तो यहाँ पिथोरा जो चित्र हैं वो यहाँ पर भीलों के, तो यहाँ आपको जो है वो एक चित्र दिख रहा होगा घर के अंदर। ये कच्चा घर था, इसको मिट्टी से जो है वो लेप लगाया गया, ऐसा जो है वो अगर कहा जाए फालिया बनाया गया, और फालिया के अंदर जो है वो चित्र बनाया गया। ज्यादातर जो पिथोरा चित्र होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, उनमें आपको घोड़ों के चित्र मिलेंगे। ठीक है, जो देवताओं के साथ जो है वो जोड़कर देखा जाता है। और पेमा फातिया का नाम तो आप याद ही रख लीजिएगा पिथोरा भील चित्र के लिए। ये पेमा फातिया की फोटो जो दिख रही है ना यहाँ पर, क्यों याद रख लीजिएगा? सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में पेमा फातिया का क्या हो गया? निधन हो गया। तो यहाँ आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है, कि पेमा फातिया है, उनको जो है वो कई पुरस्कारों से जो है वो सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा जो है वो भील चित्रकला या पिथोरा भील चित्रकला को जो है वो पहचान दिलाई। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर कि भाई जो है वो पेमा फातिया का संबंध किससे है, तो आपको कहा जाए कि भील चित्रकला से, भील चित्रकला में, ठीक, यहाँ पर। और दूसरा जो है वो अगर कहा जाए ये नंदू धनिया, ये 2 नाम आप याद रखिएगा। ये नंदू जो है वो अलीराजपुर लिखा हुआ है, ये भी पिथोरा चित्रकला में एक बड़ा नाम, मतलब आप पिथोरा चित्रकला से जब जोड़ोगे तो एक बड़ा नाम जो है वो इसको इनको माना जा सकता है। और चित्र आपको देखने में दिख रहा है, पूरे घोड़ों के जो है वो चित्र है। तो दूसरी कहानी तो ये समझ पड़ गई, यहाँ से वापस अपन एंटर हो गए कि साहब जो भील ट्राइब है वो जिन घरों में रहती है उन घरों को हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अब पहले क्या होता था भीलों में कि जो कल्टीवेशन होता था, अब चूंकि सतपुड़ा वाली बेल्ट में वहां पर अच्छे डेंस फॉरेस्ट है, आजकल नहीं, अब ये पहले की बात है, तो चूंकि पहले की चीजें थी तो वो लोग क्या करते थे कि वो पेड़ जो है उनको काट देते थे। जैसे ये पेड़ है, पेड़ को काटने के बाद जहां उसको काटा जाता था वहां चारों ओर से गड्ढा करके यही लकड़ियां उसमें डाल के आग लगा, तो इसको बोलते थे स्लैश एंड बर्न। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए हिंदी में बोलते हैं इसको झूमिंग या स्थानांतरित कृषि, या ठीक है आपकी झूम कृषि। लेकिन भीलों में अगर कहा जाए इस कृषि को क्या बोला जाता था? ताहिया।
तो कोई पूछता है कि एक्चुअल जो दाहिया है वो क्या है, तो दाहिया कुछ और नहीं, एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होती है जो भील, हालांकि आजकल तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं, ठीक है, इसलिए ज्यादातर जगह से अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन आज भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में जैसे मिजोरम, नागालैंड में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिखेगी। मध्य प्रदेश में बेगा और भील ट्राइब में कुछ हल्का फुल्का शिफ्टिंग कल्टीवेशन के आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, पर ऑलमोस्ट बंद होगी। बट चूंकि एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कहा जाता था उस कल्टीवेशन को, तो आपने कहा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दाहिया कहा जाता था, एक और नाम इसको कहते थे वो लोग चिमाता। तो कोई आपसे पूछ लेगा कि चिमाता जो है वो कृषि का संबंध किससे है, तो भीलों के साथ है। दाहिया का जो है वो कृषि का संबंध किससे है, तो वो भीलों के साथ है। ये दोनों चीजें जो है वो भील ट्राइब के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, ये आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब भील ट्राइब में ये दोनों जो है वो बातें आपको आ सकती है। अब भील जो है मतलब, ठीक है, दाहिया और चिमाता, इसमें कोई डाउट? अभी कितनी चीजें हो गई, एक हो गया पिथोरा, पिथोरा क्या हो गया उनके, चित्र हो गए। दूसरा हो गया उनके फालिया, ये क्या हो गए उनके, हट्स हो गए, मकान हो गए या घर हो गए। तीसरा हो गया दाहिया चिमाता, ये क्या हो गई अगर कहा जाए उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर, ठीक है, जो कि अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे जो है वो खत्म होने की ओर जो है वो बढ़ रही है। फालिया को कुछ जगह छोटे जो मकान होते हैं उनको कू भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो ये कू वाला प्रश्न कभी आएगा ही नहीं कि किन के मकानों को जो है वो कू कहा जाता है, पर जनरली जो है वो आपको जो है वो याद रखना चाहिए कि जो मकान होते हैं वो कू के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं। ये एक और चीज जो है वो भीलों से जो है वो जुड़ी हुई अपने को याद रखना है। अब भील ट्राइब की जो सबसे बड़ी जो पहचान है वो है भगोरिया हाट, ठीक है, भगोरिया बिल्कुल एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट पहचान तो भगोरिया है, तो थोड़ा सा भगोरिया को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि मेन जो है वो वनों से मिलने वाली उपज, अभी आपको मालूम होगा जिस समय अभी हम हैं, क्या संग्रह हो रहा है, जरा बताओ, कोई गांव का बच्चा हो, अभी क्या संग्रह हो रहा है क्या, अगर हाँ, अभी भील ट्राइब क्या महुआ का संग्रह हो रहा है ना, महुआ इस समय जो है वो निकलता है, तो अभी उसको हमारे गांव में बोलते थे महुआ बीनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वनोपज जो है, जैसे महुआ है, गुल्ली देखी है, चलो कोई बात नहीं, लाख तो देखा होगा, लाख काय से मिलता है, एक्चुअल लाख एक कीट से मिलता है, लाख का एक कीट होता है, ठीक है, वो चिपक जाता है, लाख उससे तैयार कर निकाला जाता है, ठीक है, लाख कोई पेड़ नहीं होता लाख का, ये ध्यान रखिए। तो वन उपज जो है वो मेन प्रोफेशन हमको देखना, लेकिन सेलिब्रेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये भगोरिया, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। भगोरिया एक्चुअल क्या होता है कि कुछ हाट या बाजार होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेले टाइप की स्थिति, जैसे पहले गांव के लोग बोलते थे कि हम जतरा जा रहे हैं, जतरा का नाम होता है एक प्रकार का मेला होता है। छोटे जो बाजार होते हैं उनको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, हाट, ये एक प्रकार के बाजार होते हैं। तो एक्चुअल क्या होता है कि महाशिवरात्रि से, अभी जस्ट पिछले महीने अभी होली निकली ना, महाशिवरात्रि से, यहाँ लिख ले रहे हैं अपन, होली तक ये सेलिब्रेशन होता है भगोरिया का, यानी भगोरिया एक फेस्टिवल भी है, वहां एक डांस होता है, उसको अपन भगोरिया डांस के जो है वो नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भील अगर कहा जाए युवक युवतियां बढ़िया जो है वो जाते हैं, और इसमें एक विवाहिक परंपरा भी है भगोरिया, भगोरिया को अपन एक विवाहिक परंपरा से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर वो एक प्रकार का कहा जाए कि अपहरण विवाह होता है, उसमें युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, पहले कहते थे कि वो एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगा देते हैं, अगर गुलाल लगा दिया एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को पसंद आ गए तो विवाह कर लेते हैं, यहाँ पर भाग जाते थे, इससे भी भगोरिया नाम की कहते हैं कि इससे भी इसको नाम ये मिला भगोरिया। दूसरा, कुछ लोग ये कहते थे कि भाई वो पान खा के वो पी एक दूसरे के ऊपर, जैसे अपन कहते हैं ना थूक दो वाली बात, उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता था कि विवाह के लिए जो है वो तैयार है। तो भगोरिया एक बहुत ही, अगर कहा जाए, एक ऐसा ट्रेडिशन है जो सांस्कृतिक विरासत को बचाए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सांस्कृतिक विरासत को हमको सहेजना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम अपनी जो विरासतें हैं उनको क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, आधुनिकता ने हमारी विरासत को हमसे दूर कर दिया, ये कोई दो राय की बात। तो इस तरह से महाशिवरात्रि से लेकर होली तक
भगोरिया जो है वो मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनको जतरा, हाट आदि के नाम से जाना जाता है, जिसमें युवक युवतियां जो है वो सज धज कर जाते हैं। और इन हाटों में अपने जीवन साथी का भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। मतलब वहां पर ये भी देखा जाता है कि हम कौन हमारा जीवन साथी जो है वो बन सकता है। ये एक आपको याद रखना। प्लस ठीक है, भगोरिया एक सांस्कृतिक परंपरा भी है, क्योंकि वो महाशिवरात्रि से लेकर एक स्पेसिफिक टाइम पर ही भगोरिया जो है होता है, तो उससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन इससे भी जो है वो जोड़कर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक याद रखना। तो लगभग अगर कहा जाए कि 8 दिन ये चलता है टेक्निकली, अगर देखा जाए शिवरात्रि से होली तक का जो है वो समय तक ये चलता है। तो ये एक और अपने को जो है वो भील ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। अब भील जो ट्राइब है उसमें अगर हम वैवाहिक परंपराओं को देख लें कि भाई जो है वो भीलों में किस तरह की वैवाहिक परंपराएं हैं, किस तरह के डांस हैं, तो एक तो हमारे पास पहले अगर अपन ने टेक्निकली डांस ही ले लिया तो भगोरिया तो उनका एक जो है वो मेन डांस तो भगोरिया तो हो गया। भगोरिया के अलावा भीलों में 2 डांस और चर्चित हैं। एक डांस को बोलते हैं गौरी और एक को बोलते हैं बड़वा। ठीक है, ये 2 डांस और आप याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारे नृत्य होते हैं, जैसे डोहा भी होता है, ठीक है, घूमर भी होता है, यहाँ पर एक धुआ भी होता है, लेकिन गौरी और बड़वा जैसे नृत्य जो है वो इम्पोर्टेंट नृत्य जो है वो माने जाते हैं यहाँ पर। तो भगोरिया, गौरी, बड़वा, डोहा, ये 4 नृत्य हो गए। और अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो भगोरिया अपने आप में एक फेस्टिवल है, ये याद रखना, खुद भी एक फेस्टिवल है यहाँ पर। और भगोरिया से जुड़ा है, क्योंकि भगोरिया अब नृत्य काट दें, अगर हम उसको त्योहार बोल दें, तो अभी हमने वो मेले को क्या नाम दिया था, एक भगोरिया हाट। ठीक है, भगोरिया के साथ और क्या वर्ड बोला था, जतरा। जतरा। हाँ, तो जतरा एक कोई पूछता है कि पर्व का आयोजन कहाँ होता है, तो जो है वो भीलों में होता है। या चलावणी जो है वो का आयोजन कहाँ होता है, तो वही भीलों के साथ अपन जोड़ सकते हैं। ये एक जो है वो कह सकते हैं कि भीलों के अंदर जो पर्व होते हैं, लेकिन आपको जब आएगा तो या तो जतरा आएगा, या तो भगोरिया आएगा, या तो गल आएगा, या तो चलावणी आएगा। मोस्टली जो है वो जतरा या भगोरिया त्योहार आएगा, इसके अलावा और कोई जो है वो त्योहार नहीं आएगा। मतलब अगर पूछेगा तो इसी को पूछेगा, बाकी किसी को जो है वो नहीं पूछेगा। आ गया समझ में। विवाह यस सर। भी भीलों में बहुत ज्यादा विवाहों की परंपरा नहीं है। हर चीज इसीलिए अपन ने भगोरिया को इंपॉर्टेंट माना, हर चीज भगोरिया से। अब भगोरिया में अपन ने क्या देखा कि युवक और युवतियों ने एक दूसरे को क्या किया, पसंद किया। पसंद करने के बाद जब वो विवाह करते हैं तो उस तरह का जो विवाह है, तकनीकी रूप से उसका एक नाम और पड़ जाता है अपहरण विवाह। यहाँ वो वाला अपहरण नहीं, किडनैपिंग वाले अपहरण समझ जोड़ लेना भाई, अपहरण एक पारंपरिक प्रक्रिया है यहाँ पर, अपहरण विवाह। तो जब हम अपहरण की विवाह की बात करते हैं तो कोई पूछे अपहरण विवाह क्या विवाह है, तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, भगोरिया विवाह। भगोरिया। एक ही चीज से सब जगह पहुंच गए, भगोरिया विवाह भी हो गया, अपहरण विवाह भी हो गया यहाँ। इसके अलावा जो है वो एक विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है भीलों का, जो आप जरूर याद रखिए, गोल गधेड़ो। ठीक है, वो परीक्षा विवाह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाह जो है वो भीलों में आता है। गोल गधेड़ो उसको बोला जाता है, यहाँ लिख देना, गोल गधेड़ो। इसको भीलों में तो या भील ट्राइब में तो गोल गधेड़ो ही कहेंगे, लेकिन सामान्य प्रक्रिया के अंदर इसको अगर कोई नाम दे दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षा विवाह, यानी एक टास्क बेस्ड। ठीक है, अगर कहा जाए प्रैक्टिस, मतलब इसमें आपको जो है वो विवाह के लिए टास्क मिलेगी, उसके आधार पर जो है वो ये विवाह होता है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये, और गोल गधेड़ो विवाह के समय एक नृत्य होता है, उसको भी गोल गधेड़ो बोलते हैं यहाँ पर अगर कहा जाए। अच्छा, दोनों ही विवाह जो है उनका संबंध होली के आसपास है ना, इनका होली के आसपास ही होंगे, भगोरिया भी और गोल गधेड़ों के ऊपर। ठीक है, आप जो है वो लोक नृत्य लगेंगे, भगोरिया, यानी क्या समझ पड़ा, गोल गधेड़ो नृत्य भी हो गया, वो मैरिज भी हो गई, भगोरिया नृत्य भी हो गया, वो मैरिज भी हो गई, यानी दोनों चीजें यहाँ पर अगर कहा जाए, ये आपको जो है वो आना चाहिए। भीलों में विवाह में एक और अच्छी चीज जो है वो मिलती है, जो मैं समझता हूं कि सभी जनजातियों में, क्या सभी में जो है वो होना चाहिए, वो है विधवा विवाह। ठीक है, विडो जो है वो मैरिज के भी
हमको जो है वो जानकारी मिलती है कि वहां पर विधवा विवाह होता है, तो विधवा विवाह भी भीलों में देखा जाता है, ये भी याद। प्लस वधु का मूल्य चुकाने की परंपरा भी है विवाह में, ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना। तो इस तरह से हमें ये समझ पड़ा कि ओवरऑल अगर हम भीलों को जोड़कर चले वैवाहिक परंपराओं के हिसाब से, तो गोल गधेड़ विवाह, ठीक है, अपहरण विवाह कोष्टक में अपना हो गया भगोरिया विवाह, नृत्य में भगोरिया नृत्य, गोल गधेड़ नृत्य, ये इंपॉर्टेंट नृत्य हो गए, ठीक है। कल्टीवेशन में हमको चिमाता पता चल गया या दाहिया पता चल गया, ये जो है वो अगर कहा जाए यहाँ खेती करते हैं, शिफ्टिंग अब नहीं करते, मैंने क्या बोला कि पहले होता था, ये अब नहीं होता, ठीक है। महिलाएं जो है वो खास तरह का जो है वो, अच्छा वस्त्र वगैरह जो है वो नहीं पूछे जाते, मतलब शरीर पे पूछे पहनने वाले जो है वस्त्र किस तरह के होते हैं, ये जो है वो क्वेश्चन नहीं आते। जनरली घाघरा, चोली है, ओढ़नी है, ठीक है, ये मेन जो है वस्त्र होता है। प्लस जो पुरुष होते हैं वो सर के ऊपर एक खास तरह का साफा बांधते हैं, ये खासियत है, बस ये है, पर ज्यादा आएगा नहीं इसमें। यहाँ पर गुदना गुदनाने की भी परंपरा जो है वो भीलों में हमको जो है वो देखने को मिलती है। तो इतने में से ही कोई ना कोई जो है वो प्रश्न आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा जो है वो भीलों में अपने को जो है वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? मतलब कोई सर में जो है वो बुनियादी प्रश्न पूछा जाए तो अब पूरी भील ट्राइब्स के बारे में हमारे पास जो बेसिक है। हाँ, एक अच्छी चीज भूल गया मैं बताना, भीली चोमल। भीली चोमल एक्चुअल आपने देखा होगा ना, जैसे कई बार हम घाघरा चोली वगैरह देखते हैं तो उसपे खास तरह की कला होती है, जैसे उसपे कांच के वो लगे होते हैं, उससे उसको तैयार किया जाता है। देखा होगा ना, राजस्थानी ड्रेस देखे होंगे कभी, ठीक है, नौ दुर्गा यस वगैरह सर। गरबा में जो ड्रेस पहनते हैं, ऐसे ही भीलों में एक खास तरह की अगर कहा जाए कला है जो भीली महिलाएं खुद ही तैयार करती हैं, उसको हम बोलते हैं भीली चोमल। वो भी आप जो है वो याद रखिएगा। भीली चोमल जो है वो वस्त्रों के रूप में भी होती है, उसको अगर कहा जाए कि वो अपने मतलब ओढ़ने बिछाने के जो है वो जो साधन होते हैं उसमें भी भीली चोमल का जो है उपयोग करते हैं। तो अब वो प्रश्न इसलिए आना नहीं है क्योंकि चूंकि उसमें नाम में ही भीली लग जाता है, तो कोई चीज ऐसा एग्जाम वाला थोड़ी पूछेगा कि भीली चोमल किस ट्राइब से संबंधित, तो वो उसको मालूम है कि यार ये तो तुरंत ही जो है वो बता देगा यहाँ। तो इतनी बातें अपने को भील ट्राइब से संबंधित पता होना चाहिए। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हम एक नेक्स्ट लेक्चर अलग से लेंगे, मध्य प्रदेश की ट्राइबल पर्सनालिटी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातीय पर्सनालिटी है उनमें सबसे बड़ा नाम अगर उठाना चाहें तो हमारा पहला नाम कौन आता है? टंट्या मामा, ठीक है, टंट्या भील, यहाँ पर भीमा नायक, खाजा नायक, ये सब क्या थे? भील ट्राइब से। और 1857 की क्रांति में इनके योगदान को तो आप जो है वो नकार ही नहीं सकते, इतना बड़ा योगदान। वर्तमान सरकार ने भी जो है वो बहुत सारी योजनाएं जो है वो शुरू की, उसके लिए एक अलग से पूरा टॉपिक जो है वो हम लोग करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश की पूरी ट्राइब्स में अगर टेक्निकली देखे जाए तो कुछ ही ट्राइब ऐसी हैं जिनके अपनी खुद की लैंग्वेज, जैसे यहाँ अगर अपन ऊपर जाएं, इसको देखें यहाँ से, तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे भीली एक बोली है, भिलाली एक बोली है, ठीक है, बरेली एक बोली है, गोंडी एक बोली है, मवासी, कोरकू, ठीक है, और बेगानी। इतनी ट्राइबल जो है वो अगर कहा जाए यानी जनजातियों में जो बोली है ये प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना कि भील ट्राइब की अपनी एक जो है वो बोली भी है जिसको अपन आम भाषा में भीली लैंग्वेज के नाम से जो है वो जानते हैं। इस लैंग्वेज को बोलने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या आपको मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से लेकर अरावली तक मिलती है, यानी राजस्थान, गुजरात के अरावली में जो भील है वो भी भीली बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए कि जो सतपुड़ा में जो भील रहते हैं वो भी जो है वो भीली जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बोली है, बाकी तो कुछ काम का नहीं है कि क्या भीली एक बोली है या नहीं है। एक प्रश्न पूछा जाए तो हाँ, एक बोली। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मोटा मोटा अगर एक अंदाज लगाया जाए तो लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यक्ति इसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि किसी अगर बोली को 1 करोड़ लोग बोल रहे हैं तो ये एक अच्छा जो है अगर कहा जाए फिगर जो है वो माना जा सकता है। तो इतनी बातें अपने को भील ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। बड़े आगे अगली ट्राइब के ऊपर, भील से दूसरी ट्राइब के ऊपर। यस सर। यस सर। अब जो दूसरी ट्राइब है हमारी मध्य प्रदेश की वो है भील के जस्ट बाद आती है गौंड।
गौंड ट्राइब कई उपनामों से जानी जाएगी, जैसे अगरिया, प्रधान, ओझा, ठीक है, नागारची, कोयला भूतिस, सोलाहस, कमार, ये सब प्रोफेशन के आधार, यानी इनमें से हर एक अगर कहा जाए उपजाति का अपना एक प्रोफेशन है, उसी प्रोफेशन से इनको जो है वो नाम मिला। गौंड ट्राइब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक समूह के हिसाब से वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब, एकल ट्राइब में वो दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब है। और लगभग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की 7%, मोटा मोटा माने यहाँ पर ये दिख रही है, ठीक है, यानी 7%, यानी 7.013% आबादी यानी मध्य प्रदेश में आपकी गौंड ट्राइब की, 50,93,124 लोग जो है गौंड ट्राइब के हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब गौंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती, तो ये प्रश्न कभी नहीं आएगा। उसका कारण है कि गौंड एक ऐसी ट्राइब है, मुख्य धारा से जुड़ी हुई जनजातियों में से एक। तो विंध्याचल से सतपुड़ा तक का जो पूरा बेल्ट है उसमें आपको हर जगह जो है वो मिल जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, बालाघाट। बस एक चीज का अपने को याद रखना एग्जाम में, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करेगी, वो जिले मत मारे आना जहां भीड़ बहुल है। यानी इसमें हमको कौन से जिले नहीं रखना चाहिए, टेक्निकली धार नहीं रखना चाहिए, झाबुआ नहीं रखना चाहिए, अलीराजपुर नहीं रखना चाहिए। आ गया समझ में? इन जिलों में ये, तो इसीलिए आप अगर इन आंकड़ों को देखें कि मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब सतपुड़ा से लगे हुए, ठीक है, इनमें कहीं भी आपको वो 4 जिले नहीं आ रहे जो अपन ने किसमें रखे थे अभी, भील में। भील जनजाति जहां थी वहां वो जिले इसके अंदर नहीं आ रहे। बस एक सेकंड, वो करते क्या है, उलझाते कैसे हैं एग्जाम वाले, वो क्या करेंगे, 3 जिले इधर के उठा लेंगे, जैसे मंडला, डिंडोरी, जबलपुर उठा लिया, और चौथा उठा लिया उन्होंने कौन सा, झाबुआ। अब वहां आपने लॉजिक नहीं लगाया कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो गौंड बहुल नहीं, या गौंड आबादी जो है वो वहां जो है वो ज्यादा नहीं पाई जाती, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए ये भी होता है कि है तो मतलब कई बार हम लोग जो है वो किसी किताब को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि साहब जो है वो गौंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी वहां नहीं पाई जाएगी ना भाई जहां पर जो है वो और ऑलमोस्ट कोई एक जनजाति बहुत ज्यादा बहुल है। तो ये इस तरह से एक प्रश्न जो है वो आपको याद। तो यहाँ गौंड, अब गौंड जो वर्ड है उसके मीनिंग कई, पहले तो ये जो गौंड वर्ड है इसको टेक्निकली अगर कहा जाए ये कौंड वर्ड से आया, एक तेलुगु वर्ड था कौंड, जिसका मतलब होता है माउंटेन यानी पर्वत। इससे टेक्निकली क्या समझ पड़ता है कि ये ट्राइब कहाँ रहती थी, मूल रूप से पर्वतों में। तो पर्वतों में रहने के कारण इसको ये नाम मिला। तो हमें क्या समझ पड़ा कि एक तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड कौंड, ठीक है, जिसका तेलुगु में अर्थ होता है पर्वत, से गौंड ट्राइब को ये नाम मिला। तो गौंड ट्राइब पर्वतों में रहने वाली, यानी मूल रूप से अगर कहा जाए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति है। और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल में भी नहीं मिली, सतपुड़ा पर्वतमाला में जो है वो गौंड ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से मिलेगी। गौंड ट्राइब जो मध्य प्रदेश में है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो प्रोफेशन के आधार पर कई नामों से जानी जाती है। प्रोफेशन के आधार पर, आप कहोगे प्रोफेशन का क्या मतलब क्या काम कर रहे हैं, तो काम करने के आधार पर अगर केवल हम सीधे उपजातियों को छोड़ दें थोड़ी देर, केवल हम गोंडों को लें, केवल गोंड शब्द के साथ जुड़े, तो हमको 2 तरह के गोंड मिलेंगे। एक मिलेंगे राजगौंड और दूसरे क्या मिलेंगे, धुर। धुर और राज में अंतर है कि राजगौंड वो गौंड होते हैं जिनके पास अपनी क्या होती है, खुद की भूमि होती है, ठीक है, मतलब वो खुद भूमि के स्वामी होते हैं यहाँ पर। और धुर गौंड का मतलब है कि जो किसी दूसरे की भूमि के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक टेक्निकली देखें तो राज और धुर पर ये आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में आपको वर्ड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, राजगौंड और धुर। इसलिए ये जो है वो प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाए। उपजातियों को पूछा जा सकता है, मतलब गौंडों की जो उपजातियां हैं उस पर जो है वो प्रश्न आ सकता है। अब उपजातियों पे कैसे प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ अगर हम ऊपर वापस जाएं, ये जो हमने एक चार्ट बना रखा है उपजातियों का, तो यहाँ अलग अलग, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है अगरिया, तो अगरिया अलग से भी पढ़ेंगे अभी हम, है ना, अगरिया को एक अलग से भी ट्राइब। अगरिया का मतलब है आग का काम करने वाली।
तो अगरिया ट्राइब जो है वो आग का काम करती है। आग मतलब आग में क्या चीज बनाई जाती थी पहले? लोहा। तो लोहे का काम करने के कारण इनको अगरिया मिला, आग से अगरिया आया। इसलिए अगरिया ट्राइब का एक प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि उनके मुख्य देवता कौन से हैं? लोहासुर। ठीक है, कि वो लोहासुर नाम के जो है वो देवता को जो है वो पूछते हैं अगरिया लोग। और प्लस लोहासुर नाम के देवता को तो पूछते हैं, ठीक है, उड़द और सुअर का जो मांस होता है उसको अच्छा मान, ये अगरिया ट्राइब का। यानी उससे अगर हम लिंक करें तो लिंक करके यानी प्रोफेशन के आधार पर कि भाई कौन सी चीज जो है वो कर रहे हैं, उनका जो मेन अगर कहा जाए आर्थिक गतिविधि जो है वो किससे जुड़ी हुई है, उससे अगर आ गया तो अब हमको ये समझ पड़ा कि अगरिया कोई अलग से ट्राइब नहीं, वो गोंडों की ही एक उपजाति है। ठीक है, मेनली जो है वो मंडला और शहडोल और बालाघाट के आसपास का जो बेल्ट है वहां पर अगरिया आपको मिलेंगे। लोहे का काम करते हैं तो उनके देवता हो गए लोहासुर। क्या भोजन उनको पसंद है? अगर कहा जाए कि सुअर का मांस, ठीक है, या अगर कहा जाए उड़द की दाल, इसको जो है वो ज्यादा शुभ माना जाता है अगरिया ट्राइब के अंदर। तो इस तरह से ये सब ट्राइब वाली चीजें होंगी कि उनकी जो है वो सब ट्राइब जो है वो उसमें क्या है। या दूसरा अगर कहा जाए, चलो प्रधान ना समझ पड़ता हो, ओझा। तो अभी ट्राइब को छोड़ दो थोड़ी देर के, हमको जो है वो ट्राइबल कल्चर के बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि ओझा का क्या काम हो, ठीक है, मतलब आपको अगर क्या काम करने के लिए हम ओझा के पास जाएंगे तो हमारा दिमाग चलता है कि ओझा झाड़ फूक तंत्र मंत्र इसी से जुड़ा है। तो मतलब अगर कहा जाए कि गांव में जो पंडित होते थे, ठीक है, गोंडों में जो पंडित के काम करते थे, पूजा पाठ का जो है वो काम करते थे, एक होते थे प्रधान, वो केवल पुजारी का काम करते थे। ध्यान रखना ना, एक होते थे प्रधान, वो होते थे पुजारी, और एक होते थे ओझा, जो तंत्र मंत्र ये वाले जो काम है, झाड़ फूक जिसको कहा कहते हैं, उसका काम करते तो उनको ओझा कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक है प्रधान और एक है ओझा, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा अगर कहा जाए कि मतलब बहुत ही बड़ा जो है वो अंतर आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा प्रोफेशन में। एक का मेन काम जो है वो पूजा पाठ करना, प्रधान मंदिरों में पूजा पाठ, यानी गोंडों के मंदिरों में पूजा पाठ करने का काम कौन करते थे? तो प्रधान करते थे। ये प्रधान है, प्रधान गलत, प्रधान करते थे। और ठीक है, अगर कहा जाए कि तंत्र मंत्र पंडिताई आगे आदि जो है वो उसका काम कौन करते थे? पूजा करते थे। ये आपको याद रखना। कोयला भूत इस नाचने गाने का जो काम करते थे गांव में अगर कहा जाए, ठीक है, इनको भी इससे जोड़कर देखा जाता तो नाचने गाने वाले, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे अगरिया हो गया, इसमें अपन ने लिख लिया कि भाई लोहा से जोड़ दिया, इसको अपन ने पूजा से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर ओझा जो है उसको अपन ने किससे जोड़ दिया? तंत्र मंत्र से जोड़ दिया। कोयला भूति इसको नाचने गाने से जोड़ दिया। ये नाचने गाने का जो है वो काम जो है वो क्या करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थे सोलह। सोलह जो है वो प्रोफेशन था इनका बढ़ई का। बढ़ई। समझते हो ना, लकड़ी का काम करने वाले ये बढ़ईगिरी करते थे। बाकी जो है वो नागारची और कमार के प्रोफेशंस की जरूरत नहीं। ले देकर अगर कहा जाए, क्या मैं समझ पड़ा कि अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिस, सोलाहस, ये सबके अपने अपने प्रोफेशन, और इन प्रोफेशन के कारण ही ये इन्हीं नामों से जाने जाने लगे, अपने प्रोफेशन के कारण। तो इनको गोंड नाम से नहीं जाना जाता, गोंडों की उपजाति। अगर इन सबको हम मिला दें तो गोंड भील से ज्यादा हो जाए, गोंड जो पॉपुलेशन हो जाएगी भील से। तो समूह के रूप में, इसलिए मैंने शुरू में भी क्या बोला, एक ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो है आपकी, ठीक है, गोंड। सिंगल के हिसाब से देखा जाए तो है। तो ये प्रश्न तो पिछली साल एक्चुअल क्या एमपीपीएससी ने पूछ लिया, तो इस बार जो है मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न जो है वो आने की संभावना नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ कहा तो नहीं जा सकता है कि क्या पूछेगा। अब क्या होता है गोंडों में, जब हम गोंड कल्चर की बात करते हैं तो गोंड कल्चर में दो तीन चीजें जो है वो बहुत यूनिक है। ठीक है, वो दूसरे कल्चर से या दूसरी जनजातीय संस्कृति से उनको अलग करती है। तो वो कौन सी दो तीन चीजें हैं जो उनको दूसरी जनजातियों से अलग करती है, उस पर हम जो है वो पहले बात करते हैं यहाँ पर। पहला, गोंडों में टोटमवाद बहुत है। टोटम समझते हो? टोटम एक प्रकार का चिन्ह होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम गांव जाते हैं तो किसी
पेड़ को, ठीक है, या किसी देव स्थान को हम एक चिन्ह के रूप में पूजते हैं। जैसे एक सोचो ना, कई लोगों के देवता पूजते हैं, वहां कोई मंदिर नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, लेकिन वो देव पूजते हैं उसी एक स्पेसिफिक जगह पर। किसी पेड़ में अपने देवताओं का वास मानते हैं, ठीक है। ये सब चीजें कहलाती हैं टोटम। मतलब बेसिक अगर एक सरल भाषा में कि आप कलेवा बांध रहे हो तो उसको इससे जोड़ सकते हो कि कहीं कोई एक जगह है स्पेसिफिक जहां पर जाके लोगों ने कलेवा बांध दिया या, ठीक है, धागा बांध दिया, तो उसको आप एक प्रकार से टोटम यानी धार्मिक अगर कहा जाए विश्वास से जोड़ रहे हो। ये एक अगर कहा जाए वर्शिप का ही रोल प्ले करेगा, बट हमारा एक अगर कहा जाए फेथ है उसकी कि यहाँ पर जैसे किसी नदी के किनारे कोई पेड़ लगा हो तो हमने कहा साहब ये हमारे फलाने देवता है। जैसे अगर कहा जाए कि गौंडों में तो बूढ़ा देव है, दूल्हा देव है, नारायण देव है, इन देवों की जो है वो पूजा करते हैं, तो इसको हम उस चीज से क्या कर सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं। टोटम एक्चुअल ट्राइब्स में, ज्यादातर ट्राइब्स में आपको टोटम बात देखने को, ठीक है, यानी चिन्ह परंपरा। कभी आपको टोटम बात देखना तो कुछ मत करिए। अब जो बच्चे भोपाल के हैं उनके लिए तो मैं भोपाल का बोल सकता हूँ, ये जो ट्राइबल म्यूजियम है इसमें आप जाइएगा, बहुत सारे टोटम के चिन्ह वहां पे रखे हुए हैं, यानी उनको मतलब एक बना के बताया गया कि इस तरह का टोटमवाद देखा जाता है। उसको देखोगे तो उससे जो है वो चीजें समझ पड़े, और ना समझ पड़ते हो तो आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारे गांव में कोई एक देव स्थान होगा जहां 2-3 पत्थर रखे होंगे जिनमें हम विश्वास से मानते हैं कि हमारे देवताओं का वास है। होंगी ना ऐसी बहुत सारी जगह के, नहीं है, सोच के देखो। यस सर है। सब चीजें, हाँ, ये सब जगहें या ये जो है ये सब टोटमवाद के नाम से जानते हैं, इसको अपन टोटम से जोड़ सकते। दूसरा, गौंड ट्राइब की एक जो सबसे यूनिक जो विशेषता है, जो उसको दूसरी ट्राइब से जो है वो अलग कर रही है, वो भी अपन देखें, वो है दूध लौटावा, ठीक है, यानी मामा बुआ के परिवार के अंदर विवाह। दूध लौटावा की परंपरा भी बड़ी अनोखी सी परंपरा है, और ये गौंडों के अलावा और किसी जो है वो ट्राइब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी दूध लौटावा केवल गोंड ट्राइब में ही ये परंपरा आपको देखने को मिलेगी। इसमें होता क्या है, यहाँ समझ ले, यहाँ देखें। दूध लौटावा, जैसे मान के चलिए किसी परिवार में, यहाँ लिख लेते हैं, ये कोई परिवार है, इसमें एक लड़की का जन्म, ठीक है, एक लड़की का जन्म। अब इस लड़की का विवाह किसी दूसरे परिवार में, कोई वाई परिवार है, यहाँ पर इसको अपन ने मान लिया एक्स फैमिली, इसको मान लिया वाई फैमिली, यहाँ इसका विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो इस लड़की को ये लगा कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है मेरी माँ के दूध का। यहाँ पर जो उसकी माँ, ये माता थी और उसके पिता थे, तो ये लड़की को लग रहा है कि मुझे मेरी माता का जो दूध है उसका एक कर्ज चढ़ा है, तो अब मुझे किसी ना किसी जो है वो तरह से इस कर्ज को जो है वो चुकाना है। तो कर्ज को चुकाने के लिए जब इसके यहाँ बेटी होगी, यानी इस लड़की के यहाँ इसकी शादी हो गई, इसके यहाँ बेटी होगी या बेटा होगा, तो उसका विवाह अपने भाई की बेटी या बेटा से कर दे। तो ये भाई यानी टेक्निकली ये क्या हो गया, मामा, और इसके लड़के या लड़के के लिए ये कौन हो गई, महिला, बुआ। तो इस तरह से ये दूध का कर्ज लौटा दिया भाई, ये मान्यता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दूध लौटावा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम जो है वो दूध लौटावा यहाँ पर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, यानी धार्मिक अगर कहा जाए रीति रिवाज है, या इसको आप विवाह भी माने, क्योंकि दूध लौटावा एक वैवाहिक परंपरा से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो किस जनजाति में होता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 1 सेकंड में जो है वो याद आना चाहिए कि साहब इसको हम गौंड जनजाति या गौंड ट्राइब के साथ जो है वो जुड़ेंगे। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं, बढ़े यहाँ से। दूध लौटावा कोई ऐसा तो नहीं जिसको दूध लौटावा में जो है वो डाउट है? नो सर। नो सर। अगले पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगला जो है वो इनमें भी जो है वो कृषि है, तो कृषि को यहाँ भी दाहिया कहते हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि दाहिया 2 जगह आ गया, उधर भील में भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो अपन किसको माने? तो वहां और यहाँ दोनों एक साथ तो जो है वो आएंगे नहीं। वहां अगर दोनों एक साथ आ गए तो आप भील को टेक्निकली किससे जोड़ दोगे? चिमाता से। मतलब वहां पर इसको क्या बोल दोगे कि वहां चिमाता नाम की जो है वो खेती होती है। यहाँ पर अगर कहा जाए दाहिया, यहाँ पर अगर कहा जाए इसको खेती कहा जाए। प्रक्रिया वही है, जंगल को जलाना, ठीक है, उसको जो है स्लैश एंड बर्न यहाँ पर, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जो है वो इसको जो है वो जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस जो है वो गौंड जनजाति की मानी जाती है यहाँ।
गौंड एक्चुअल क्या है, एक ऐसी जनजाति है मध्य प्रदेश के अंदर जो मूल समाज से जो है वो पूरी तरीके से जुड़ चुकी है, मूल समाज के साथ जुड़ चुकी। यही रीजन है कि अगर आपको याद होगा तो गौंड साम्राज्य तो मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तो सिलेबस में जुड़ ही गया, पहले तो इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बहुत जरूरी है कि पढ़ाया जाए। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति गौंड कर दिया गया, रानी कमलापति गौंड। तो कमलापति गौंड, उनके पति निजाम शाह या जिस वंश से थी वो, ठीक है, उसके वंशज पुराने वो सब गौंड राजा, गौंडों के तो कितने महान राजा हमने मध्य प्रदेश में देखे। संग्राम शाह एक महान राजा थे, संग्राम शाह। संग्राम शाह का नाम ना सुना तो संग्राम शाह के वंशजों में, ठीक है, उनकी पुत्र वधू तो हिंदुस्तान के इतिहास भर में फेमस पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के अंदर। कौन? ठीक है, दुर्गावती। दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती है ना, मुगलों के खिलाफ, याद होगा 1564 में बैटल ऑफ गोंडवाना हुआ था। तो चाहे हम दुर्गावती की बात कर लें, संग्राम शाह की बात कर लें, निजाम शाह की बात कर लें, ठीक है, या अगर हम बात करें आपकी रानी कमलापति गौंड की बात कर लें, यानी गौंड जनजाति का एक अपना मतलब कहा जाए इतिहास। और भारत में गौंड जनजाति को मतलब कहते हैं ना कि कोई ऐसा कास्ट या वर्ग या समूह जो किसी उसका मोहताज नहीं, उसकी अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी। यही रीजन है। अच्छा, आप कभी मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ो तो मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर आप जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ोगे तो जैसे भीलों में अभी आपको मैंने बताया कि टंट्या भील एक बहुत बड़ा नाम थे जनजातीय व्यक्ति। ऐसे ही अगर आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ोगे, यानी 1900 के बाद का 1947 तक का इतिहास जब आप पढ़ोगे, 1857 के बाद, तो उसमें आपको कई ऐसे गौंड जो है वो नायक मिलेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट जो है वो लगाया, वो आएगा। तो गौंडों को ये कहना कि मूल जो है वो समाज से जो है वो जुड़े थे, तो हाँ वो वास्तव में मूल समाज से जुड़े थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, बावनगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन किया। जैसे याद करो, अभी मैं कल आप लोगों को पढ़ा रहा था टुरिया जंगल सत्याग्रह, याद आया कि जो 1930 का टुरिया जंगल सत्याग्रह था, उसमें कौन जो है वो शहीद हुए थे, ठीक है, उसमें जो है बिरजू गोंड, ठीक है, गुड्डो दाई, रेना बाई, बेमा बाई, ये सब गोंड कम्युनिटी से, ठीक है। तो बिरजू गोंड, अब नाम ही दिख रहा है यहाँ पर अगर कहा जाए कि गोंड कम्युनिटी से। या कल ही अपन ने पढ़ा था 1930 में ही एक और सत्याग्रह पढ़ा था, उसका नाम क्या था? घोड़ा डोंगरी। तो घोड़ा डोंगरी में अपन ने क्या देखा था? कोमा गोंड, तीन लोग जो है वो शहीद हुए थे, याद करो। एक का नाम क्या था? कोमा गोंड, दूसरे का नाम क्या था? मकड़ू गोंड, तीसरे का नाम था रामू गोंड। इससे सिद्ध है कि जनजातीय व्यक्तित्वों का एक बड़ा योगदान है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। हम उसको किसी भी तरीके से कभी जो है नकार नहीं सकते, मतलब उसका एक महत्व है। और उसको बस यही है कि हमको पढ़ाया नहीं गया। अब जरूर राज्य सरकार जो है वो सिलेबस में डाल रही है, सिविल सर्विस एग्जाम्स में तो पढ़ाया जाने लगा, लिखा जाने लगा, रिसर्च होने लगी। पहले तो कुछ भी नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। मतलब किसी से पूछ लो पहले, आज से 10 साल 5 साल पहले, कि भैया संग्राम शाह कौन थे, तो किसी को नहीं मालूम कौन थे। अब बच्चे पढ़ने लगे क्योंकि वो गोंड डायनेस्टी अब सिलेबस में डाल दी मेंस में। तो इस तरह से हमें ये समझ पड़ता है कि गोंड ट्राइब समाज की मुख्य धारा से जो है वो जुड़ी हुई एक ट्राइब मानी जा सकती है। मुख्य धारा यानी ये मेन स्ट्रीम से जो है वो जुड़ी हुई ट्राइब है। यही रीजन है कि कृषि करने के अलावा वो अन्य तरह के प्रोफेशन जैसे वनोपज संग्रह करना, ओझा, नृत्य, गुदना गुदवाना आदि ये सब कार्य जो है वो, ठीक है। वनोपज के अंदर जितनी भी चीजों का संग्रह होता है उसमें गोंड ट्राइब एक बड़ी अपनी भूमिका निभाती है। जैसे तेंदुपत्ता संग्रह, तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी। है ना। अचार समझते हो कि नहीं समझते हो? चिरौंजी के बाहर रहता है चिरौंजी, वो खाई होगी ना, खीर में चिरौंजी डलती है कि नहीं? देखी कि नहीं? चलो, जिसने खीर में तो खाई होगी कभी, मैं पता चले तुम अचार लगाया हो उसमें। अचार या हर्रा बहेड़ा, यहाँ पर अगर कहा जाए हर्रा बहेड़ा में एक और चीज जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? आंवला, त्रिफला बन जाएगा। क्या बन गया? त्रिफला। अरे त्रिकटु नहीं बेटा, त्रिकटु अलग चीज है, त्रिफला है ना। त्रिकटु चूर्ण तो कोविड में जो है वो यूज किया गया। तो मतलब कहीं भी जो है वो गड़बड़ मत। अच्छा चलो, त्रिकटु पूछा है तो इसको भी बताओ, कौन बोलेगा कि त्रिकटु में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है? जल्दी से। काली मिर्च एक हो गया, काली मिर्च, चलो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन काली मिर्च। अभी 1 मिनट लगेगा अपने को, एक क्वेश्चन ही तैयार हो गया। इस साल एमपी पूरे भारत के राज्यों में केवल मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने तकनीकी रूप से अगर कहा जाए त्रिकटु चूर्ण को
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया था या बांटा था, ये आप याद रखिएगा पूरे राज्यों में अगर कहा, ठीक है। यहाँ पर हाँ, एक इस्तेमाल होता है इसमें काली मिर्च इस्तेमाल होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए, दूसरा इसमें होती है पिपली इस्तेमाल, पिपली बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन लॉन्ग पेपर, इंडियन लॉन्ग पेपर के नाम से जाना जाता है। और तीसरी इस्तेमाल होती है इसमें सौंठ, सौंठ तो सुनी होगी सर, सूखा अदरक। जिंजर खाया, जिंजर, अदरक यस सर, उसका ड्राई फॉर्म। अदरक, लेकिन वो अदरक नहीं होती सौंठ, नहीं तो तुम अदरक मारे हो, है ना। सौंठ को बोलते हैं ड्राई जिंजर, ठीक है। अदरक और ड्राई मतलब उसमें जो है वो अगर कहा जाए ड्राई जिंजर में अंतर होता है। इसको कुछ नहीं करना, ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ, त्रिकटु चूर्ण टाइप करना इंटरनेट पे और उसके आगे लिखना MPGOB, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो आपको बहुत सारे ऐसे फोटो मिल जाएंगे, माननीय जो है वो मुख्यमंत्री जी के उस पे फोटो भी लगा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि भैया हमने ये त्रिकटु चूर्ण बनाया है यहाँ पर। तो उसमें वो लोग लिखते भी हैं, मेरे पास वो थे भी उस समय, कि एक तो सौंठ उसमें इस्तेमाल होती है, एक पिपली का जरूर याद रखना है, पिपली जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और काली मिर्च। तो काली मिर्च तो आपने से किसी ने बताया, और ये इसीलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश आयुष विभाग के द्वारा, आप कहोगे आप यहाँ से यहाँ कहाँ कूद गए, बट एक क्वेश्चन दिख गया करंट का तो बता दें, मध्य प्रदेश आयुष विभाग ने, ठीक है, कोविड में ये बांटे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको काढ़े के रूप में पीने को कहा था, जिससे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है, यहाँ पर वापस आ जाए, अचार है, हडरा है, बेहडरा है, महुआ है, कुल्ली है, ठीक है, ये सब जो है वो कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और ये मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई एक ट्राइब के रूप में इसको अपन देख रहे हैं। अब जो गोंड ट्राइब, तो गोंड ट्राइब के अंदर अगर कहा जाए, जैसे वैवाहिक परंपराओं पे अपन चले, कौन से जो है विवाह, एक तो अपने को ये दिखी गया, दूध लोटावा तो है ही, तो वो तो एक बिल्कुल यूनिक अगर कहा जाए प्रैक्टिस मान लो, जो और बाकी किसी ट्राइब में आपको जो है वो देखने को नहीं। दूसरे जो विवाह हैं उसमें आपको दो विवाह, दो तो नहीं तीन तो आप याद ही रखिएगा। एक आप याद रखिएगा चढ़ विवाह, दूसरा आप याद रखिएगा लमसेना, है ना, घर जमाई बनना, लमसेना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा याद रखिएगा पढ़ोनी। एक्चुअल आपको शायद ना मालूम हो, जैसे समाज जो होता है ना वो दो तरह से चलता है, एक होता है पितृसत्तात्मक, ठीक है, और एक होता है मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक का क्या मतलब होता है, जिसमें पूरी फैमिली कौन चलाती है, माँ, महिला। ठीक है। यहाँ तो भारत के अंदर जो ट्राइबल कल्चर है उसकी एक अच्छी खासियत ये है कि उसमें परिवार की जो मेन मुखिया होती है, जिससे ये पूरा जो है वो अगर कहा जाए कि परिवार चलता है, वो मातृ सत्तात्मक देखा जाता है कई ट्राइब्स के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे ट्राइब्स, हमारे यहाँ गोंड में पूरी तरीके से नहीं, लेकिन गोंडों के अंदर मातृ सत्तात्मकता हमको दिखती है। मतलब मातृ सत्ता यानी फैमिली में माँ की जो है वो भूमिका क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो पूरी फैमिली को मैनेज करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गोंड ट्राइब के अंदर हमको मातृ सत्तात्मकता की परंपरा भी जो है वो दिखाई देती है। ये पूछा भी जा सकता है कि भाई किस ट्राइब के अंदर आपको मातृ सत्तात्मकता की परंपरा दिखाई देती है, तो आप कहोगे कि सब जो है वो गोंड ट्राइब के अंदर हमको मातृ सत्तात्मकता की परंपरा जो है वो दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो विवाह है, ये विवाह जो है वो गोंडों के अपने को याद रखना है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो ही याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, एक लमसेना याद रख लो, एक दूध लोटावा। बाकी नाम जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में जो है वो पूछे जाए, पर फिर भी पढ़ ले तो कोई जो है वो बुराई तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगला जो है ये आ गया समझ में, मतलब वैवाहिक परंपरा में जो है वो क्या है, कैसे है, ये इतना अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ जाऊं यहाँ से आगे। यस दूध सर। लोटावा और लमसेना के बाद ये दोनों क्या लिखे हैं? एक है बेटा चढ़ विवाह, चढ़ विवाह, ठीक है, यहाँ पर दूसरा है पढ़ोनी विवाह, और तीसरा है लमसेना, ना है ये ना, ना बड़ा, ठीक है। इसमें चढ़ और लमसेना और दूध लोटावा, ये तीन तो आप याद कर ही लीजिएगा, बाकी आप कुछ करे ना करे पर तीन याद कर लीजिए यहाँ पर अगर करें, ये तीन जो है वो होगा। अगला आता है एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट मतलब नृत्य गान। नृत्य गान में आपको बहुत सारे डांस याद करना पड़ेंगे। अब वो बहुत सारे क्यों करना पड़ेंगे वो भी समझ लो। बहुत सारे इसलिए जो है वो डांस अपने को याद करना पड़ेंगे गोंड ट्राइब, कि भाई जो गोंड ट्राइब है वो तो कई उपजातियों में,
तो उपजातियों के होने के कारण जो है वो इनका एक डांस जो है वो है सेला, एक डांस जो है वो है कर्मा। ये तो भारत में ऐसे भी जनजातीय परंपरा के दो प्रसिद्ध डांस है, सेला और कर्मा। ठीक है, ये दो मेन, मतलब अगर कोई पूछे कि भाई जो कौन से डांस दो हैं, इसमें देखो शायद मैंने नीचे लिए हैं, एक सेकंड, इसमें एक मिनट है ना यहाँ पर। तो यहाँ आपको जो है वो एक डांस दिख रहा है, कर्मा दिख रहा है यहाँ पर अगर कहा जाए, ठीक है। Yes, sir. अब कर्मा एक्चुअल जरूर नहीं कि एक ही ट्राइब है, जैसे लगा ना कर्मा मध्य प्रदेश में गोंड और बेगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो जो है वो चूंकि बेगा का भी है, इसलिए गोंड तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में है अगर सतपुड़ा में, बेगा की मेन बसाहट तो सबको ही मालूम है कि मंडला बालाघाट में, इसलिए मंडला के आसपास जो है उसको रख दिया यहाँ। यहाँ अगर कहा जाए, या ठाटिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे थोड़ा सा और जूम कर दूं तो ये वाला जो है वो डांस आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ठाटिया है, इसमें एक खास तरह की बांसुरी बनाई जाती है जिसको अपन जो है वो भगुड़ी कहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी जो है वो कई वाद्य यंत्र बजाए, जैसे मादर नाम का एक वाद्य यंत्र आता है और ढोलक जैसा होता है, देखे होंगे ना। अभी ट्राइब्स के बहुत सारे इवेंट्स जो हुए उनमें मुख्यमंत्री जी ने पार्टिसिपेट भी किया, वो गए भी, ठीक है, उनकी गतिविधियों में भी शामिल हुए। यहाँ पर अभी बहुत सारी घोषणाएं कर रही है राज्य सरकार जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ठाटिया, ये भी एक जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका पोस्टर, ये जो जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम हुआ था उसमें लगा हुआ था ये पोस्टर, वहीं से अपन ने कॉपी किया। मध्य प्रदेश सरकार की जनसंपर्क की वेबसाइट है, उसी का है ये फोटो। तो दो तो अपने को ये दिख ही रहे हैं यहाँ पर अगर कहा जाए, लेकिन इनके अलावा खाली ये दो, ऐसा नहीं कि दो ही डांस, इनके अलावा भी है। तो इनके अलावा अगर अपन बात करें तो आप कौन कौन से डांस जो है वो याद रख सकते हो? एक याद रख सकते हो, कर्मा तो ये हो ही गया। कर्मा के अलावा आपको याद रखना है सेला। सेला बहुत सारी जनजातियों का जो है वो मेन डांस। फिर याद रखना है तीसरा सुआ। सुआ के बाद चौथा याद रखना है दीवानी, ठीक है, ये दीवानी यहाँ पर कर। दीवानी के बाद याद रखना है सजनी, और सजनी के बाद याद रखना है बिरछा। ये इंपॉर्टेंट जो डांस है, ये इतने डांस तो आप याद रखें। बट जो मुझे लगता है कि एग्जाम में क्या पूछे, कर्मा नहीं पूछेगा इस बार, क्योंकि कर्मा ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होता है कि कर्मा जो है वो गोंड ट्राइब का, बेगा ट्राइब का जो है वो मुख्य नृत्य। लेकिन वो क्या पूछेगा, ठाटिया, क्योंकि ये आपको एक पोस्टर एमपी गवर्नमेंट ने छापा। देखो राज्य सरकार जिस चीज को आगे ले जाती है ना, एग्जाम उसके ऊपर टिक जाता है। जैसे वो आकांक्षा योजना चूंकि सरकार चला रही इसलिए एग्जाम में आ गई, नहीं तो आती नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक अपने को समझ पड़ गया है कि ये कोई पूछा जाए कि किस जनजाति का जो है वो डांस है, तो ये आपके गौंडों का जो है वो नृत्य। इसके अलावा कर्मा, सेला, सुआ, दीवानी, सजनी, बिरछा, ये आपने याद रख ली कि यहाँ सब ये डांस गौंडों में जो है वो होते हैं। और भी कई होते हैं, जैसे भड़ोनी भी होता है, कहरवा भी होता है, ठीक है, सुआ भी होता है। यहाँ पर सुआ तो मैंने लिखा ही। ये सब जो है वो डांस। बट एग्जाम के लिए 4, कर्मा, सेला, सुआ और ठाटिया, और ओवरऑल में से एक अगर पकड़ना हो तो ये ठाटिया, जो मेरे नजरिए से लगता है कि इस साल अगर पूछेगा तो ये मुझे लगता है। प्लस हो सकता है ये भुगुड़ी भी पूछ ले आपसे कि बांसुरी जो होती है, ये जो हाथ में दिख रही है यहाँ पर, इसको किस नाम से जाना जाता है। ये एक लंबी बांसुरी जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ढोलक जैसा, जिसको मादर कहा जाता है। एक्चुअल क्या होता है, ढोलक में थोड़ा सा गोलाई होती है, ये सीधा होता है, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसको अपन नया नाम दे देते हैं मृदंग। तो मृदंग, ढोलक, ये मादर। तो यहाँ पर गोंडों में वो यहाँ पर ये दिख रहा होगा, दिख रहा है मादर, दिख रहा है, ये थोड़ा सा ढोलक से अलग है, देखो ध्यान से। आपको अगर थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ढोलक से थोड़ा सा अलग सा जो है वो दिखाई दे रहा है। बढ़ूं आगे यहाँ से, मतलब इतने में कोई डाउट है? आ गया? Yes, sir. गोंड जो है वो अगर कहा जाए जनजाति में, अगर हम देवताओं की बात करें, ठीक है, तो जो देवता होते हैं गोंड जनजाति के, चूंकि मैंने अभी आपको कहा कि टोटम बात का बड़ा वो, इसीलिए वहां पर जो देवता है उसको भी अपन टोटम बात से जो है वो जोड़कर जो है वो देखते हैं। एक तो अगर कहा जाए टोटम में वो 2 चीजों को बड़ी उपासना करते हैं, एक तो नाग,
ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, और दूसरा जो है वो पीपल, इनको वो अपने लिए शुभ शुभ मानते हैं। हर जनजाति के लिए कुछ जो है जो वृक्ष है जिनको वो अपने लिए शुभ मानते हैं। तो ये लोग गौंड जो है वो प्राकृतिक पूजा में नागों की पूजा करते हैं, और प्लस जो है वो पीपल की करते हैं। और इनके देवता है उसमें आप देवताओं के नाम याद रखना चाहिए। 2 देवताओं के नाम आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा बूढ़ा देव, ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि बूढ़ा देव किसके मुख्य देवता हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर वो गौंड के। और दूसरा जो है वो आप याद रखिएगा ठाकुर देव। ये 2 तो कम से कम जो है वो आप याद रखिए, ठीक है। ये क्यों याद रखिएगा, एक्चुअल क्या है कि जैसे कोविड से ही देखें तो जैसे माना जाता है कि जो ठाकुर देव होते हैं, ठीक है, या जो नारसेन देव नाम के देवता होते हैं इनके, नारसेन देव या ठाकुर देव, ये देवता क्या करते हैं, इनकी बीमारियों से रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। कोई अगर प्राकृतिक प्रकोप आ जाए उससे जो है वो अगर कहा जाए रक्षा करते हैं। तो जैसे अगर अभी अपन सोच लें थोड़ी देर के लिए कि भाई कोविड था, कोविड के अंदर अगर हम एक परंपरा के हिसाब से देखें कि भाई किन देवताओं की जो है वो उपासना की गई होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सब जो है वो ठाकुर देव की, नारसेन देव की उपासना जो है वो की गई, क्योंकि ये इनको बीमारियों से, रोग आदि से जो है वो बचा रहे। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, ये भी आप याद रखिएगा। गौंड ट्राइब में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती है। हिंदू मतलब यहाँ पर वो हनुमान की भी पूजा करते हैं, ठीक है, महाकाल या शिव की भी पूजा करते हैं, दुर्गा और काली की भी पूजा करते हैं, ये भी। लेकिन टेक्निकली अगर कहा जाए कि नारसेन या नारायण देव, सूरज देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, ये जो है वो बूढ़ा देव, ये देवता है। और सभी देवताओं में से अगर एक प्रमुख देवता को लिया जाए कि सबसे मुख्य देवता कौन से हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा बूढ़ा देव, ठीक है। बूढ़ा देव को कहा जाता है, गांव से बाहर का क्षेत्र डोंगर कहलाता है। आज भी हमारे गांव में हम कहते हैं, कोई गांव का होगा तो उसको मालूम होगा ना कि डोंगर जाते हैं, जो जंगल के आसपास का क्षेत्र होता है उसको डोंगर, यस सर। है ना। तो डोंगर में जो है वो बूढ़ा देव का जो है मुख्य स्थान जो है वो मानते हैं वो। तो ये एक माना जा सकता है कि हाँ देवी देवताओं में भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, और ये जो है वो इतने देवी देवता हैं। अंत्येष्टि सामाजिक अगर कहा जाए व्यवस्था में अंत्येष्टि कैसे करते हैं, तो जैसे दाह संस्कार, हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो दाह संस्कार, लेकिन गौंडों में शव को दाह संस्कार भी किया जाता है उसका, प्लस उसको दफनाया भी जाता है, यानी दोनों तरह की प्रथाएं आपको दिख रही हैं। कई जगह ये भी मिलता है कि भाई शव को जो है वो दफना दिया जाता है, जैसे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में होता है, और कई जगह जो भी ये मिलता है कि सब वो जो है वो उसका जो है वो दाह संस्कार कर देते हैं, जैसे अगर कहा जाए हिंदू धर्म के अंदर हमको मिलता है। तो ये एक बेसिक अगर कहा जाए बात है कि गौंड जनजाति जो है वो अपने परंपराओं के लिए जो है वो जानी जाती है, ठीक है, ये परंपराओं के रूप में जानी जाती है। कुछ परंपराएं बिल्कुल अनोखी हैं, जैसे दूध लटावा। समाज पितृसत्तात्मक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मातृ सत्तात्मकता भी देखी जाती है गौंडों में। कई जगह जो है वो माँ को परिवार का जो है मुखिया के रूप में देखा जाता है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं जो है परिवार, हालांकि समाज तो आजकल सब जगह पितृसत्तात्मक रह हो गया है पूरा, लेकिन फिर भी जो है वो ये चीज कई जगह जो है वो देखी जाती है। ये एक याद रखना है, ठीक है। त्योहार परंपरा में, अब अगर त्योहार के, हाँ त्योहार अगर आपसे कोई पूछता है तो त्योहार में आप कम से कम एक त्योहार का नाम जो है वो जरूर याद रखिए, और वो है मेघनाथ, ठीक है। मेघनाथ पर्व जो है वो ये याद रख लीजिए, कहीं लिख दे, मेघनाथ एक पर्व याद रखिएगा यहाँ पर, और एक याद रखिएगा मड़ई, यहाँ लिख दे मड़ई, ठीक है। ये 2 पर्व तो आप आईएमपी करके याद करिए। बहुत सारे पर्व हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर कहा जाए कि मेघनाथ और मड़ई जो है वो 2 फेस्टिवल जो है उसको ज्यादा जगह दी गई। इसके अलावा अगर कहें तो कर्मा नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है, बिदरी नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, या छेरता नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, छेरता, कर्मा, बिदरी, छेरता, यहाँ पर ये भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
लेकिन कहते हैं ना कि जिससे पहचान मिलती है, वो कौन सा फेस्टिवल है जिससे पहचान मिलती है? तो हमने कहा कि भाई जिससे पहचान मिल रही है उस फेस्टिवल के अंदर, तो आप हमेशा याद रखिएगा मेघनाद एक फेस्टिवल है, दूसरा मड़ई। यहाँ पर मड़ई इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका कारण भी है। जैसे अभी हमने भील ट्राइब को पढ़ा, तो भील ट्राइब में हमने क्या पढ़ा था कि भीलों में भगोरिया हाट। तो ऐसे ही अगर कहा जाए कि जो गौंड ट्राइब है उसमें मेले लगते हैं, मड़ई मड़ई नाम के जो है वो मेले लगते हैं यहाँ पे। और ऐसे जो है वो मेले मध्य प्रदेश में भी आपको, जैसे पचमढ़ी और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपको मड़ई नाम के जो है वो मेले का आयोजन मिलेगा। ये मेले अपने आप में क्या कहते हैं, उनके फेस्टिवल्स भी हैं, यहाँ पर नृत्य, ठीक है, डांस आदि के कार्यक्रम भी होते हैं, इसीलिए उसको अपन त्योहार से भी जो है जोड़ कर देख रहे हैं, ठीक है, फेस्टिवल से भी जोड़ कर देख रहे हैं, सब चीजों से उसको जोड़ा जा सकता है। तो एक ये इतना आपको याद होना चाहिए, मतलब गौंड ट्राइब में इतना, और बाकी जो नाम मैंने बताए थे, ठीक है, जो भी बड़ी पर्सनालिटी जैसे राजा संग्राम शाह, वो अपन ट्राइबल पर्सनालिटी में पढ़ेंगे। गौंडों में जैसे जितने भी अपन ने राष्ट्रीय आंदोलन में देखे, वो नाम भी आप याद रखिए, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब तीसरी ट्राइब की ओर बढ़ते हैं, तीसरी और आखिरी ट्राइब यहाँ पर आज की। अब कल तो पूरी ट्राइब अपनी खत्म हो ही जाएंगी, उसका कारण ये है कि अब अपने को नेक्स्ट लेक्चर में केवल ट्राइब्स के बारे में, आज के में तो हमको ट्राइबल पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, उनकी स्थिति आदि के ऊपर भी हमने चर्चा करी यहाँ पर। अच्छा चलो, एक चीज और ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी जाते जाते आपको बताते हैं, जो आप खुद भी तैयार करने की आदत है ना। देखो क्या होता है ना, बुनियादी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम सोचेंगे हर एक चीज छोटी से छोटी कोई पढ़ाए या समझाए तो बड़ा कठिन। जैसे बेसिक चीजें, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई एसटी की जो है वो टोटल कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा साहब 47 सीटें, ठीक है। ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई 2018 का मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में कितनी जनजातीय सीटें थी, तो उन्होंने कहा साहब 47 जो है वो जनजातीय सीटें। लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं, 6 यहाँ पर अगर है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 29 जो सीटें हैं टोटल, 29 में से 6 और 4, ठीक है, ये तो मालूम होगा ना, 6 + 4 यानी लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर। यस सर। तो उधर तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई जो है वो लोकसभा में अपनी, सॉरी ये राज्यसभा लिखा गया, राज्यसभा में तो शेड्यूल ट्राइब या किसी भी तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान ही नहीं होता, ठीक है। ये कोई पूछ लेगा कि क्या राज्यसभा में प्रावधान होता है, आंसर इज नहीं। ये आपको आ सकता है। या अभी आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा एक्ट लागू करने की बात करी, ठीक है, पैसा। अब वो क्या पूछेगा, अब बच्चा क्या दिमाग लगाता है कि यार ये ट्राइब्स का क्वेश्चन पूछा कि काय का क्वेश्चन पूछा, तो आपको 2 तरह से पूछेगा, या आपसे पहला पूछेगा कि साहब ये पैसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि द प्रोविंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट है। कब आया, तो 1996 में आया। अब 1996 में एक्ट आया, अब किसी ने ये डेट याद करके चला, 1996 में जो है वो ये एक्ट आया। अभी मैंने मेरी क्लास में ही, ठीक है, आप ही में से जो सुबह ऑफलाइन आते हैं, याद करो मैंने क्लास में पूछा था कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ, तो बच्चे दिमाग लगा रहे थे कि 96 में लागू हुआ होगा या 98 में लागू हुआ होगा। फिर मैंने उनको लिंक भी पढ़ाई थी कि अभी दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी, टंट्या भील स्मृति समारोह, ठीक है, जो टंट्या भील स्मृति का कार्यक्रम हुआ था समारोह, ठीक है, उस दिन, ठीक है, और डेट भी याद रखिएगा, कितनी तारीख थी, याद आया किसी को, कोई था क्लास वाला सुबह वाला है? सर 15 नवंबर। अरे 15 नहीं, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर 2021 बताया था ना। 5 दिसंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि साहब हम जो है, ठीक है, पैसा एक्ट को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से लागू कर देंगे, यानी ट्राइब्स को बहुत सारे उसमें राइट्स मिल जाएंगे, वो अलग से कभी हम, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए इसमें पढ़ेंगे। तो ये 5 दिसंबर को जो है वो ये पेपरों में छप गया था। मेन जो है वो घोषणा अगर कहा जाए तो 4 दिसंबर को हो गई थी उसकी। तो अब इस बहाने आपको 2 चीजें पता चल गई। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो है वो टंट्या भील जो है वो स्मृति समारोह जो है वो हम कब मनाते हैं यहाँ पर, तो 4 दिसंबर को हर साल मनता है। इस साल का तो ऐसे ही याद रखना, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी गए थे तो वो क्या बोलते हैं, वो टंट्या मामा के स्मृति की क्या घोषणा करके आए थे, मुझे एकदम नाम उसका याद नहीं है, जो पाताल पानी में क्या
एक स्मृति वो बना रहे हैं ना, ठीक है, कल होगा तो देख के बताऊंगा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा अभी। उन्होंने घोषणा करी थी कि वहाँ एक स्मारक जो है वो उसको अच्छा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो डेवलप किया जाएगा, पाताल पानी नाम की जगह पर। ट्राइबल कल्चर पाताल पानी ही है वो। पाताल पानी का नाम सुना है? यस सर, Yes, इंदौर sir. में हाँ, माउंट उनको टंट्या भील को फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने जबलपुर में, तो उनको लगा लोगों को कि साहब आक्रोश फैल जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, उनके शव को, ठीक है, खंडवा इंदौर वाली जो लाइन है उसके बीच में एक जगह फेंक दिया। वो जगह थी पाताल पानी। तो अभी वहां एक प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उस दिन वो प्रतिमा के अनावरण में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। दोनों नजरिए से पढ़ना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत समझो कि ट्राइबल कल्चर ही पढ़ के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाएंगे। कई बार हो सकता है कि इसमें से कुछ भी ना पूछे, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को, तो आज टेक्निकली देखा जाए तो अपनी तो दो ही ट्राइब, ठीक है, एक हुई भील और एक हुई गोंड, लेकिन उनसे संबंधित, ट्राइब से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं वो हमारी सब क्लियर। अब हमारी जो मेन ट्राइब है जो हमको पढ़ना है, वो समझ लो कौन कौन सी पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है तैयार करेंगे। एक, जितने ट्राइब्स हम पढ़ेंगे कल आप पढ़ के भी बैठिएगा, है ना, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। एक हम पढ़ेंगे मवासी जनजाति के बारे में, एक हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में, फिर कोरकू के बाद हम जाएंगे आपकी, देखते जाओ साथ में, ठीक है, ये सब डांस वांस साथ में रहेंगे। भारिया जनजाति के बारे में, भारिया तो हमको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की क्या है, भारिया एक बहुत ही ज्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति है। यानी अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां। तो तीन अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां, एक भारिया, एक बेगा और एक सहारिया। सहारिया सहारिया के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है, फिर सहारिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि सहारिया, पूरी ये सहारिया ट्राइब है, किस तरह से रहते हैं, क्या उनके प्रोफेशंस हैं। फिर उसके बाद बेगा ट्राइब, ठीक है, बेगा के बाद जैसे ये बैरियर एल्विन वगैरह ये सब लगा हुआ है इसमें, कल पढ़ाएंगे वास्तु। फिर कोल ट्राइब, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 8 ऐसी ट्राइब और हैं, मतलब टोटल हमको 10 ट्राइब पढ़ना है, ठीक है, कुल 10 ट्राइब। 2 आज हमने पढ़ ली हैं, बाकी 8 जो है वो कल एक ही लेक्चर में हमारी हो जाएंगी। जैसे पनिका के बारे में, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, पारधी के बारे में, बेगा के बारे में, सहारिया के बारे में, कोल के बारे में, ठीक है। कुछ ट्राइब हमने रफली साथ में भी पढ़ ली, जैसे अगरिया हमने रफली पढ़ ली, तो अगरिया को हम ज्यादा नहीं 2 लाइन में पढ़ लेंगे कि अगरिया वो आएगा तो वही लोहासुर किसके देवता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम कल साथ में जो है वो करेंगे कल, ठीक है। तो अब ये दिख रहा होगा अब प्रश्न कैसे आएंगे कल, ये जब हम प्रधान पढ़ेंगे अलग से। अभी हमने प्रधान किसका हिस्से में पढ़ी है, याद करो जाते जाते, गोंड कौन। कल पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ये सब, ये जजमानी प्रथा क्या होती है, ठीक है। अंग्रेजों के समय की जजमानी प्रथा भी समझाएंगे आपको, जजमानी बड़ी फेमस प्रथा थी अंग्रेजों के समय। फिर दूसरा पढ़ेंगे कि पुजारी का काम क्या करते, तो पुजारी तो दिख रहा है लेकिन जजमानी समझाना पड़ेगा। तो कल के लेक्चर में इसको पूरा खत्म कर देंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो कल ट्राइब्स पढ़ेंगे उससे बाहर, ठीक है। चलिए करें खत्म। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी। Thank you.